ट्रिलियन टेकर का कारवां पहुंच चुका है शाहजहांपुर। मंच पर आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करता हूं जिलाधिकारी शाहजहांपुर श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सर, सबसे पहले भैंसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ इस पहल का स्वागत किया जाए। तालियों से स्वागत इसलिए सर क्योंकि भैंसी नदी जो है वर्तमान के लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि आने वाली जो कई पीढ़ियां हैं उनके जीवन से भी जुड़ी हुई है। देखिए, क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से सभी जिलों ने एक एक नदी को जो कि मृत प्राय हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने का काम किया है। उसमें हम लोगों ने भैंसी नदी को किया था, और पिछले साल हम लोगों ने 56 किलोमीटर की खुदाई कराई थी, और उसकी एक दूसरी धारा जो लगभग 25 किलोमीटर की है उसकी खुदाई इस समय चल रही है। और सबसे बड़ी जो बात है जो बाकी ज़िलों से हमें अलग करती है शाहजहांपुर को, कि हम लोगों ने 56 किलोमीटर की खुदाई में और इस बार 25 किलोमीटर की खुदाई में एक भी नया पैसा हम लोगों ने सरकार से खर्च नहीं किया है। सारा पैसा लोगों के सहयोग से, CSR से, कंपनियों के सहयोग से किया है। और एक बहुत बड़ा ये काम है, पिछले साल हमने उस पर 40,000 पेड़ भी लगवाए थे, और इस बार हम लोगों का प्लान है 1 लाख पेड़ लगाने का उस नदी के किनारे। उसके साथ ही साथ लगभग 80 के आसपास तालाब हैं इस नदी के दोनों किनारों पे, उनकी मनरेगा से खुदाई चल रही है। और हम लोगों का प्लान है कि अगले 3-4 सालों के अंदर इस नदी में पानी पूरी तरह से रेस्टोर हो जाएगा, और उससे बहुत फ़ायदा होगा। इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा होगा, बाढ़ से बचत होगी, पानी का स्तर ऊपर उठेगा, और ये सारी चीज़ें कुल मिला के अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगी। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का जो है आपस में गहरा नाता भी है। क्या ये सिर्फ पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है या फिर आर्थिक तौर पर भी इस शहर को मजबूत करेगा? देखिए, पर्यावरण हमेशा ही अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर पर्यावरण खराब होगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप नीचे जाएगी। इसका उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है तो उस पानी को आपको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा गहरे बोरवेल की ज़रूरत पड़ेगी, उतना ही आपको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आप पेड़ लगाते हैं, पानी का लेवल ऊपर करते हैं, उन पेड़ों से हो सकता है तमाम इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो, पानी से इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो। जैसे शाहजहांपुर है, शाहजहांपुर में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। क्रिप्को की फैक्ट्री यहाँ पे है, रिलायंस का मेगा पावर प्लांट है, एथेनॉल की बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, और सबको पानी चाहिए। तो पानी का लेवल ऊपर रहेगा, अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, तो इकोनॉमी को अपने आप ही बूस्ट मिलेगा। सर, अगर नदियों की बात करें तो एक तरह से नदियां जो हैं अब विलुप्त होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन आप जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं सराहनीय कहा जा सकता है उसे। लेकिन क्या जो आने वाली पीढ़ी है, ख़ास तौर से जो बच्चे हैं, उनको क्या इसको सुरक्षित करने को लेकर इसके जो महत्व से जुड़ी बातें हैं, क्या वो तमाम चीज़ें भी उन्हें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं? देखिए, क्या है कि कोई भी काम अगर आप सरकारी सिस्टम से करते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं आता है। भैंसी नदी का जो पूरा पुनर्जीवन का काम है हम लोगों ने लोगों के माध्यम से कराया है। इसमें बहुत सारे विद्यालय जुड़े रहे हैं। पिछले साल अगर आप निकाल के देखेंगे तो यहाँ से विद्यालय के विद्यालय बसों में भर करके उनके टीचर और उनके हेडमास्टर लेकर के गए। इसी प्रकार से वहाँ लोक भारती संस्था लगी हुई है, गांव के प्रधान लगे हुए हैं। जब तक जन जागरूकता अच्छे से नहीं होगी तब तक जो है ये सब काम हो नहीं सकते, और इसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों ने अभी प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ने एक आदेश किया था कि सभी स्कूलों में पेपर पढ़वाए जाएँ, न्यूज़पेपर पढ़वाए जाएँ। उसमें हम लोगों ने एक डायरेक्शन इशू किया है कि न्यूज़पेपर के साथ ही साथ जितने भी इन्वायरमेंटल और सोशल काज हैं उनके बारे में बच्चों को जागरूक किया जाए। पर्यावरण के बारे में, सड़क की सुरक्षा के बारे में, कैसे गाड़ियों को चलना चाहिए, चलाना चाहिए, पानी कैसे बचाना चाहिए, कैसे हम अपने अगल बगल के पर्यावरण को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को कैसे हम पृथक्करण कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, और बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये बच्चे जब आगे बढ़ कर के बड़े होंगे तो देश के भविष्य में अपना जो है योगदान देंगे। सर, आप अर्थशास्त्र के स्टूडेंट भी रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अगर अर्थशास्त्र की बात करें, शाहजहांपुर जो है छोटा ज़िला है, संभावनाएं लेकिन अपार हैं। अर्थव्यवस्था की अगर नज़रिए से इसे देखा जाए तो कहाँ पर है शाहजहांपुर? काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। आप देखेंगे कि हर ज़िले का या देश का जो एक मानक होता है वो ये देखा जाता है कि आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या है, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल है उसमें ये बहुत बड़ा एक
इसको हम कहें कि बहुत बड़ा एक स्टैंडर्ड है कि कैसे करेंगे। सभी जिलाधिकारियों को शासन ने कहा है कि आप CR रेशियो को बढ़ाइए। हमारे ज़िले का CR रेशियो ऑलरेडी 85% के पास है। पिछले साल ये लगभग 80% था, उसको हम लोगों ने बढ़ा के 85% किया है और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग 6ठे स्थान पे हैं आज की डेट में। तो इकोनॉमी को ग्रोथ करने में शाहजहाँपुर का बहुत बड़ा हाल है। इसमें आप देखिएगा तो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है, 5-5 चीनी मिले हैं। इस बीच में 2-3 जो गवर्नमेंट की नई स्कीम आई हैं जिनके कारण काफ़ी बूस्ट हुआ है शाहजहाँपुर में। एक हम लोगों ने बहुत भारी संख्या में कंप्रेस्ड बायोगैस लगाए हैं। उसमें जो आपका गन्ना होता है, उसकी जो लुगदी होती है, ये सब चीज़ों को यूज करके, ऐसे ही धान की पराली यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था पिछले 3-4 साल पहले तक, और भारी संख्या में पराली जलाई जाती थी। NGT खड़ा करता था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते थे। अभी उसको लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है और CBG प्लांट में ले जा करके यूज कर रहे हैं। तो जो CBG प्लांट है उसमें लुगदी को, धान की पराली को, इन सब चीज़ों को यूज करके इकोनॉमी को भी बूस्ट कर रहे हैं और समस्या को भी समाप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से एथनॉल, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की योजना चलाई थी। उसके तहत शाहजहाँपुर में आज की डेट में 4 एथनॉल की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और उन फैक्ट्रियों के कारण 2 तरह के फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो एथनॉल पेट्रोलियम में यूज हो रहा है, जिससे हमारा जो इंपोर्ट पे जो आजकल आप देख रही हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हमको इंपोर्ट को रोकना है, जिससे कि हम डॉलर की बचत कर सकें और हमारा जो घाटा है वो कम हो सके, उसमें एथनॉल की फैक्ट्रियों के कारण काफ़ी पेट्रोलियम की बचत हो रही है। हमारे ज़िले का बड़ा भारी योगदान है। दूसरी तरफ एथनॉल जो है मक्के से बनता है। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं जानते हैं कि शाहजहाँपुर में केवल इस साल मक्के की खेती में लगभग 5000 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और मक्के को अच्छा पैसा मिलना शुरू हुआ है एथनॉल के फैक्ट्रियों के कारण। तो इससे किसानों की जो आय दुगना करने का प्रधानमंत्री जी का सपना है वो भी पूरा हो रहा है। सर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अगर शाहजहाँपुर की बात करें तो दूरी ज़्यादा नहीं है, बावजूद इसके अगर कनेक्टिविटी को देखा जाए तो उसकी समस्या हमेशा रही है। कनेक्टिविटी को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? अब तो बहुत ही अच्छा हो गया। गंगा एक्सप्रेसवे आपने देखा होगा कि पिछले महीने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। गंगा एक्सप्रेसवे के थ्रू आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शाहजहाँपुर का आने लगा है और हम लोग भी जब लखनऊ जाना होता है तो आजकल गंगा एक्सप्रेसवे से जाते हैं, जिसमें 3.5-4 घंटे जो लगते थे अब घट करके 2.5 घंटे हो गए हैं। इसी प्रकार से जो ये सीतापुर लखनऊ होते हुए जो बरेली का हाईवे है, ये भी आज की डेट में बहुत अच्छी स्थिति में है। साथ ही साथ एक नया प्लान गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने किया है, वो है गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ने का, जिसको फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे कहते हैं। वो हमारे ज़िले के 3 गाँवों से चल रहा है। हमने उसमें 95% एक्विजिशन पूरा कर लिया है। उसके बनने के बाद आप सीधा आगरा की ओर जो रास्ता है उससे भी जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ NHAI ने भी एक नया प्रस्ताव किया है, वो शामली टू गोरखपुर एक एक्सप्रेसवे लेके आ रहे हैं जो तराई के बेल्ट से जाएगा। तो हमारे जो बंडा खुटार पुआया साइड की जो जनता है उसके लिए एक नया रोड प्राप्त हो जाएगा। तो काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी हो गई और कनेक्टिविटी अच्छे होने से इकोनॉमी निश्चित रूप से बूस्ट होगी। सर, अगर विकास की बात करें तो अक्सर विकास को सड़कों के साथ, चमचमाती हुई बिल्डिंग के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक बड़ा पहलू जो है विकास का वो फिटनेस भी है। स्पोर्ट्स की बात करें तो करियर के तमाम जो ऑप्शन है, संभावनाएं हैं, वो अब मौजूद हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए। कई प्रतिभाएं जो हैं वो गांव कस्बों से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच रही हैं, हम सभी ने देखा है। शाहजहाँपुर की अगर बात करी जाए सर, तो इस पहलू को लेकर किस तरह के जो कार्य हो रहे हैं? देखिए, शाहजहाँपुर पुराने समय से हॉकी के खिलाड़ियों के लिए बहुत फेमस रहा है और यहाँ पे एक पुराना हॉकी फील्ड भी हुआ करता था जिसमें मिट्टी पे लोग खेलते थे। बाद में कुछ कारणों से उसमें कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई, कुछ लोग हाईकोर्ट वगैरह चले गए। अभी हम लोगों ने सरकार में प्रयास करके यहाँ पे उसी हॉकी फील्ड पे एस्ट्रो टर्फ युक्त और फ्लड लाइट से युक्त हॉकी का स्टेडियम स्वीकृत हो गया है और वो काम इस समय स्टार्ट हो गया है शहर के अंदर, तो वो बन रहा है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी योजना में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम भी स्वीकृत कर दिया है 30 करोड़ रुपए का, उसका भी काम चल रहा है। साथ ही साथ जो हमारा पुराना स्टेडियम है, उस स्टेडियम में आज की डेट में आप जा करके देखिए काम पूरा होने वाला है। उसमें तरण ताल के अलावा, स्विमिंग पूल के अलावा एक कबड्डी का फुल फ्लेश जो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम होता है, वो 400 मीटर का ट्रैक जो लोगों को दौड़ने के काम आएगा, साथ ही साथ बैडमिंटन का कोर्ट, सारा कुछ बन के तैयार हो गया है। उसकी रोड भी बहुत अच्छी सी बन रही है। तो बहुत ही जल्दी हमें लगता है अगले 2 महीने के अंदर शाहजहाँपुर वासियों को खेल कूद की बहुत ही उच्च कोटि की सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगे।
सर, आप लंबे समय से प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकारी कार्यों की बात की जाए तो कहा जाता है कि फाइलों पे फाइलें जो हैं वो चलती रहती हैं और काम पूरे नहीं होते। क्या इस प्रक्रिया को लेकर भी शाहजहांपुर की बात करें तो कुछ काम हो रहा है कि काम जल्दी पूरे हो सके? देखिए, सबसे पहला तो काम हम लोगों ने ये किया है, ये आपकी बात एकदम सही है कि फाइलें लटकती हैं और लाल फीताशाही ये सब चीज़ें, इसीलिए वर्ड बोला गया है। हम लोगों ने जो सबसे पहला काम किया है वो किया है कि पूरे कार्यालयों में जितने भी जिला स्तरीय तहसील लेवल के कार्यालय हैं सब में ई फाइल का सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। आज की डेट में हमारी 100% फाइलें ई फाइल के माध्यम से जा रही हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है कि फाइलें ट्रैक हो जाती हैं कि कौन सी फाइल कब आ रही है, कब जा रही है। इससे जो विलंब करने की प्रवृत्ति है उस पर रोक लगेगा, लोगों की जिम्मेदारी तय हो सकेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के पोर्टल गवर्नमेंट के साथ भी शुरू किए हैं, गवर्नमेंट ने भी शुरू किया है। उन पोर्टल आज की डेट में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं सब पोर्टल के माध्यम से हैं। पोर्टल पे आप अप्लाई करिए, उसकी पोर्टल से लॉटरी होती है, पोर्टल के थ्रू ही मिलता है। उससे एक तो विलंब भी बच रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी हो रही है। तो इस दिशा में काफ़ी काम हम लोगों ने किया है। सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है कि 1 साल तक जो सोने की खरीद है वो ना की जाए। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो इस इलाके में सोने के जो बड़े बड़े शोरूम है फिलहाल अभी नहीं है। आज भी परंपरागत ज्वेलरी की जो दुकानें हैं वहीं से ज़्यादातर खरीदारी होती है। अब पीएम की ये अपील सही ढंग से वहां तक पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे, इसके लिए क्या कुछ जो प्रयास हैं किए जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि शाहजहांपुर ज्वेलरी मार्केट के लिए बहुत फेमस रहा है और बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं। एक ही सड़क पे 200-250 शोरूम है। इसके अलावा लोकल मार्केट के रूप में बहुत बड़ा मार्केट रहा है और बहुत सोने की खरीद फरोख्त होती रही है। प्रधानमंत्री जी की जो अपील थी उस अपील पे हम लोगों ने सर्राफा एसोसिएशन के साथ बैठ के बात की और वो सारे लोग इस बात पे तैयार हैं कि जो बुलियन का काम है, जो सोने के बिस्किट और गोल्ड, प्योर गोल्ड का काम होता है, जो सीधा इम्पोर्ट होता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि हम सोने की खरीद फरोख्ती नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि इम्पोर्ट पे रोक लगाइए ताकि जो पैसा हमारे देश का बाहर जा रहा है उस पर रोक लगे। उस पर सारे लोग सहमत थे। उन सारे लोगों की सहमति से पूरे शाहजहांपुर के जो जनपद वासी हैं वो सब लोग मिलजुल करके प्रधानमंत्री जी की अपील पे इस समय काम कर रहे हैं और जो गोल्ड, प्योर गोल्ड है, उसके बिस्किट, बुलियन, इन सब चीज़ों की खरीद फरोख्त पे काफ़ी रोक लगा है और उसकी सप्लाई और डिमांड दोनों पे बहुत फ़र्क पड़ा है। सर, संवाद बेहद ज़रूरी है। लोगों तक सही बातें जो है, जन कल्याणकारी योजनाएं जो है सही तरीके से उसके बारे में बताया जा सके, बातचीत हो सके। इसको लेकर अगर शाहजहांपुर की बात करें तो क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने अनिवार्य कर रखा है कि 10 से 12 में सभी अधिकारी अपने कार्यालय में बैठेंगे और उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए मैं स्वयं 10 से 12 अपने ऑफिस में बैठता हूं और मेरे कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे ऑफिसर जुड़ते हैं। उससे 2 बातें होती हैं। एक तो पता चलता है कि सारे अफसर अपने कार्यालयों में बैठे हुए हैं। दूसरा, अगर कोई शिकायतकर्ता हमारे पास आता है तो तुरंत उससे बातचीत हो जाती है उस विभाग के आदमी से और उसकी जिम्मेदारी तय होती है और उसको पता चलता है कि हमको ये काम करना है। तो एक तो ये हो गया जो लोगों से संवाद का माध्यम है। दूसरा, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया है पिछले 1-1.5 सालों में कि हर फ्राइडे को हमारी हर न्याय पंचायत में एक गांव में हमारा चौपाल लगता है जिसमें जिला स्तरीय अधिकारी जाते हैं, उस गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वहाँ सरकार की जितनी योजनाएं हैं सबके बारे में चर्चा होती है। अगर किसी की कोई शिकायत होती है, शिकायत को भी लेते हैं, शिकायत को हम लोग निस्तारण करते हैं, बाद में वहाँ मौके पे देखते हैं। इसी प्रकार लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत घर पे उसमें बैठने वाले सभी अधिकारियों के नाम और फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। उसके नीचे कंट्रोल रूम का नंबर लिखा हुआ है कि अगर इसमें से कोई नहीं आता है तो आप कंट्रोल रूम पे फ़ोन कर सकते हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा कि लगभग 20 से 22 फ़ोन रोज़ आते हैं और उन लोगों की वेतन की कटौती, तमाम कार्रवाइयाँ, सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके साथ ही साथ योजनाओं की जानकारी के लिए शाहजहांपुर ने एक डीएम शाहजहांपुर के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है जिस पे सारी योजनाओं के बारे में जिला स्तरीय अधिकारी वीडियो के माध्यम से बताते हैं। पिछले साल जब बाढ़ आई थी, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि मैंने स्वयं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताया। उनको हर 1-1 घंटे की हम लोग सूचना देते रहे कि पानी का लेवल इतने सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है, शाम तक इतना बढ़ जाएगा, आप लोग निशान लगा के रखिए। सूचनाओं का बहुत इंपॉर्टेंस है और इसका सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों से शाहजहांपुर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से यूज किया है। सर, अभी मैंने आपसे एक सवाल किया था, उसी से जुड़ा सवाल है कि सरकार की योजनाओं में अगर लाल फीताशाही आपके ज़िले में कितनी है और क्या अब किसानों की, गरीबों की बात करी जाए तो उनकी पहुंच क्या आसान हुई है सरकारी दफ्तरों तक? नहीं, बिल्कुल आसान हुई है। आसान इसलिए हुई है कि एक तो चौपाल के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं,
दूसरा, जितने भी तहसील, ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारी हैं सभी 10 से 12 अपने कार्यालयों में बैठ रहे हैं। IGRS का पोर्टल सरकार ने बना रखा है और मुझे आपको बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि पिछले 1 साल में हम लोग IGRS में कंटिन्यूअस टॉप 10 में रहे हैं, टॉप 10 जिलों में रहे हैं। इसी प्रकार से यूपी गवर्नमेंट कानून व्यवस्था, विकास और राजस्व कार्यों की लगभग 100 पैरामीटर पे रैंकिंग करती है। पिछले 1 साल के दौरान हम लोग कम से कम 5 से 6 बार ऐसा हुआ होगा जब हम लोग टॉप पे रहे हैं, नंबर 1 रहे हैं, और अंडर 10 तो हम लोग हमेशा ही रहे हैं। तो गवर्नमेंट की योजनाओं तक ये पहुंच की ही बात है। गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए जो पब्लिक की फीडबैक है, जो IGRS में हमारा संतुष्टि का प्रतिशत है पब्लिक का, वो 90% से ज़्यादा है। हालांकि अभी भी 10% लोग हैं जिनकी संतुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन इन्हीं सब कारणों के कारण पब्लिक का जो जुड़ाव है प्रशासन के प्रति वो काफ़ी अच्छा है। सर, डिजिटल गवर्नेंस की बात करें अभी, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे कि फेसबुक पर आप खुद लाइव गए और लोगों से बातचीत की। डिजिटल गवर्नेंस को लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? और टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो कितना इस्तेमाल अभी शाहजहांपुर में उसको लेकर किया जा रहा है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ई-ऑफिस 100% लागू है। जितनी सरकार की योजनाएं हैं सब पोर्टल के माध्यम से हैं। पोर्टल पे ही अप्लाई करना है, पोर्टल पे ही लॉटरी होती है, पोर्टल पे ही उसका फिर रिजल्ट निकल करके उस आदमी को दिया जाता है। अभी देखिए, CM युवा की योजना एक चलाई है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छी योजना, उसको भी पोर्टल के माध्यम से कर रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन उसी पे आते हैं, आप कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। IGRS पे अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। चैनल्स के माध्यम से तमाम प्रकार की जानकारियां हम लोग लगातार देते हैं। तो डिजिटल यूज के कारण ही जो पब्लिक लास्ट माइल तक जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको कनेक्टिविटी फील हो रही है और वो अपनी बातें रख पाता है। सर, अगर शाहजहांपुर की बात करें तो 70% से ज़्यादा जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि को लेकर, किसानों को लेकर क्या कुछ जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है? ये 70% लोग शाहजहांपुर के जुड़े हुए हैं और बहुत एक अच्छी बात यह है कि शाहजहांपुर का किसान जो है बहुत अच्छी किसानी कर रहा है। आप जाके देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव किसान हैं। जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी नए नए आए हैं और उन लोगों ने ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट की है। बड़े पैमाने पर ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, साथ ही साथ अवाकाडो की खेती कर रहे हैं। कुछ ऐसे किसान हैं जिन मेरे पास लेकर के आते हैं, एक ही पौधे में नीचे आलू उगा रहे हैं और ऊपर टमाटर उगा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं लोग बहुत भारी मात्रा में, इससे इनकम बढ़ी है। एग्रीकल्चर में हमारे ज़िले में हर प्रकार की सुविधा प्राप्त है। हमारा ज़िला बहुत ही फर्टाइल ज़िला है, पानी की कोई कमी नहीं है। बाकी जो गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं। 5 चीनी मिले हैं यहाँ पे जिनमें पूरा गन्ना जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो धान होता है वो सेकंड नंबर पे जिस ज़िले में होता है उससे डबल धान हमारे ज़िले में होता है। पिछले साल भी हम लोगों ने 3 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की खरीद की है। इस प्रकार से आप देखिएगा तो हर चीज़ में, किसानी में हर प्रकार की सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट सुविधा दे रही है। निःशुल्क इस समय पानी दिया जा रहा है। जो बोरवेल है उसकी बिजली का कोई पैसा नहीं लगता है लोगों को। हर प्रकार की सुविधा है और लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सर, शाहजहांपुर में बहुत फैक्ट्रियाँ और उद्योग नहीं लगे हैं। इसको 2 तरह से देख सकते हैं। पहला तो ये कि उद्योग धंधे के ज़्यादा नहीं लगने से खेत और किसानी बची हुई है, जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे। दूसरा, इसी तथ्य को फ़ायदे में बदलने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या किसानों को क्या बाई प्रोडक्ट से जो मुनाफा है वो कमाने के लिए भी कुछ काम किया जा रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के पूरक हैं। अब जैसे एथेनॉल की फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो एथेनॉल का जो सप्लाई है वो मक्का है, तो मक्के की खेती बढ़ी है। जैसा मैंने बताया कि 5000 हेक्टेयर खेती इस साल अकेले बढ़ी है। मक्के का रेट ऊपर गया है। जो मक्का पहले लोगों को 15-16 रुपए तक मिल पाता था, आज की डेट में 25-26 रुपए, 30 रुपए तक मिल रहा है। तो ये सब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रीज का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। एथेनॉल की तो नई फैक्ट्रियाँ लगी हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस की नई फैक्ट्रियाँ लगी हैं। कटरा में अभी जो है एक सीमेंट की फैक्ट्री लग रही है, बहुत बड़े पैमाने पे, उसमें इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ से ज़्यादा का अल्ट्राटेक कर रही है। 2 फैक्ट्रियां पहले से चल रही हैं। क्रिप्को की यहाँ पे फर्टिलाइजर की फैक्ट्री है। मेगा पावर प्लांट है रिलायंस का यहाँ पे, जिसमें 1200 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन होता है। छोटे छोटे काम भी बहुत बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। जैसे जलालाबाद के क्षेत्र में आप जाइएगा, उस क्षेत्र में मूंगफली और मूंगफली का तेल निकालने का बहुत काम हो रहा है। आज की डेट में हम लोग दालों पे बहुत काम कर रहे हैं। तिल की खेती बढ़ाई गई है। इसी प्रकार से 2-3 चीज़ें और हैं जिसमें हम लोग थोड़ा पीछे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको बढ़ाने का। मछली पालन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडे का उत्पादन हमारे यहाँ काफ़ी कम है।
हम लोगों ने देखा था कि जिले में जो अंडा है उसका उत्पादन 50% के आसपास है, बाकी अंडा बाहर से आता है। अभी हम लोग बैंकों के साथ मिलकर, लोगों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे अंडे के प्रोजेक्ट लगाए जा सकें जिससे कि अंडे का भी उत्पादन बढ़ सके। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सारी चीज़ें एक साथ मिल करके, एक दूसरे के पूरक होकर के एक साथ ऊपर की ओर, ग्रोथ की ओर बढ़ रही हैं। सर, खेती किसानी आसान काम नहीं है, ये बहुत दिमाग वाला काम है और बेहद महीन भी है। किसानों को कैसे जागरूक किया जा रहा है और आधुनिक खेती की अगर टेक्निक्स की बात की जाए तो उसको लेकर भी क्या कोई जानकारी दी जा रही है? देखिए, 2-3 तरीके से होता है। एक तो मेरी अध्यक्षता में हर महीने तीसरे बुधवार को किसानों की बैठक होती है, उसमें सभी किसान आमंत्रित होते हैं। और यहाँ पे आप जिस परिसर में बैठे हैं, गन्ना शोध संस्थान के, बहुत ही फेमस है गन्ने पे शोध करने के लिए, और गन्ने की कई वैरायटी इस शोध संस्थान ने निकाल के दी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी प्रचलित रही हैं और इस जिले में भी प्रचलित रही हैं। और इस जिले में गन्ने के उत्पादन के अधिक होने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। साथ ही साथ डिफरेंट काइंड की जो टेक्नोलॉजी है उसको भी हम लोग यूज कर रहे हैं। आप पुआया के साइड में जाइएगा, आपको इतने बड़े बड़े फार्म दिखेंगे, इतने बड़े पैमाने पर मशीनरी का यूज दिखेगा, आपको देख के अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि कितना अच्छे से किसान हमारा जो है खेती कर रहा है। फर्टिलाइज़र जरूर एक क्वेश्चन है आज की डेट में, क्योंकि फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज से जहाँ मिट्टी खराब होती है वहीं फसल की भी गुणवत्ता पे फ़र्क पड़ता है। अभी हम लोगों ने पुआया ब्लॉक में कोशिश की है जैविक खेती लाने की। जो हमारी गौशालाएँ हैं उनको हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि वो जैविक खेती की ओर आएँ। पुआया ब्लॉक को हम लोगों ने चूज किया है, अगले 2 साल के अंदर हम लोग उसको हर गांव में कम से कम एक किसान को जैविक खेती पर लेकर के आएंगे। ऐसे करके दोनों प्रकार से, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, दोनों टेक्नोलॉजी का यूज करके फर्टिलाइजर को घटाना है और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर, आत्मनिर्भरता के लिए शिक्षा जो है वो अनिवार्य है। शाहजहांपुर में करीब 70% जो आबादी है वो किसानों की है और ऐसे में सरकारी स्कूल जो है वो बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की फ़ीस देना आम आदमी की, ख़ासतौर से जो गरीब तबके से लोग आते हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को लेकर क्या कुछ काम हुआ है? क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी लाए जा रहे हैं शाहजहांपुर में? इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहला तो जितने भी हमारी सरकारी विद्यालय हैं सब में 17 पैरामीटर पे कायाकल्प का एक काम किया गया है, जिसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने का काम किया गया है। उसमें टाइल्स लगाए गए हैं, वहाँ पे मिड डे मील के सेट बनाए गए हैं, बाउंड्री वॉल ठीक की गई है। इस प्रकार के काम हुए हैं 17 पैरामीटर पे। टॉयलेट का काम है, पानी का काम है, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का काम है, ये सारी चीज़ें की गई हैं। 2 तरह के काम थोड़े अलग हट करके हम लोगों ने किए हैं। एक हमारे जो 29 PM श्री विद्यालय हैं, मैं आपकी टीम को इनवाइट करूंगा कि आप हमारे कुछ PM श्री विद्यालयों को देख करके आइए। पुआया बंडा ब्लॉक में लालपुर, आज़ादपुर है, जिन लोगों ने देखा होगा। सेहरा मऊ है हमारे यहाँ एक भावलखेड़ा ब्लॉक में। 29 PM श्री विद्यालयों को 29 जिला स्तरीय अधिकारियों को गोद दिया गया है। सेहरा मऊ का विद्यालय मैंने खुद गोद लिया है। उन विद्यालयों का गेट हमारे जो जनपद के 3 शहीद हैं, उन 3 शहीदों के नाम पे बहुत ही खूबसूरत गेट बनाया गया है। उनके अंदर असेंबली के लिए एक प्लेस बनाया गया है, मंच बनाया गया है, मिड डे मील के लिए अलग सेट बनाया गया है, किचन अच्छा किया गया है। बच्चे जिस कमरे में बैठते हैं उसमें अच्छे से जाली वगैरह लगा के उसको मच्छर वगैरह ना आए, इस प्रकार की भी व्यवस्था की गई है। पढ़ने पढ़ाने की अच्छी व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 विद्यालय उन्होंने हमारे जिले में CM मॉडल स्कूल के रूप में भी स्वीकृत कर दिया है। एक कजरी नूरपुर जो निगोही ब्लॉक में है बन रहा है, और एक दाऊदपुर में बन रहा है शहर के पास, जो शहर विधानसभा में है। दोनों जगहों पे लगभग 30 करोड़ की लागत से कक्षा 1 से लेकर 12 तक और आंगनवाड़ी भी उसमें होगा। एक साथ पढ़ाई होगी, लगभग 30 कक्षाएं होंगी और एक साथ 2000 बच्चों के पढ़ने की सुविधा होगी। कजरी नूरपुर का विद्यालय अभी अक्टूबर-नवंबर तक तैयार हो जाएगा। हम लोग पूरे प्रदेश में शायद पहले होंगे जिनका CM मॉडल स्कूल सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो इस प्रकार से करके हम लोगों ने एजुकेशन पे जो काम किया है उसका परिणाम हमें एडमिशन में दिखा है। पिछले साल हम लोगों ने 60,000 से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन कराया था, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और इस साल भी हमारा स्कूल चलो अभियान का 1 राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड जुलाई में होने वाला है। तो स्कूलों के प्रति, सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और PM श्री विद्यालयों में आप देखिएगा तो डबल हो गया है एडमिशन, तो काफ़ी अच्छा है। सर, अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो मनमाने तरीके से जो फीस है वो ली जाती है, कॉपी किताब और ड्रेस को लेकर भी अक्सर हम सुनते रहते हैं। शाहजहांपुर की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स को लेकर क्या कुछ काम चल रहा है ताकि शिक्षा को जो है सुलभ बनाया जा सके, सस्ता बनाया जा सके जो आम आदमी है उनके लिए भी?
देखिए, हमें लगता है कि शाहजहांपुर में हम लोगों ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा काम किया है। क्या काम किया? 2-3 चीज़ें की हैं। एक तो मैंने फीस की जो बढ़ोतरी है उसको रोक दिया था इस साल के लिए कि कोई फीस की बढ़ोतरी नहीं करेगा। दूसरा, ये लोग कई बार क्या होता है कि ड्रेस यूनिफॉर्म को चेंज कर देते हैं, छोटा सा चेंज कर देंगे ताकि फिर से अभिभावक को खरीदना पड़े। यूनिफॉर्म के बदलाव पे कंप्लीट रोक थी। तीसरा काम ये क्या करते हैं कि स्कूल से किताब को बेचते हैं। स्कूल से किताब बेचने पे कंप्लीट रोक थी। हमने 2 महीने पहले ही सारे स्कूलों में जो किताबें चलनी हैं उन किताबों की पूरी लिस्ट, उनके आगे पीछे के पेज की फोटोकॉपी अपनी वेबसाइट पर डाल दिया था, NIC की जो हमारी शाहजहांपुर जिले की वेबसाइट है, और पब्लिक के लिए फ्री था कि वो कहीं से भी उन किताबों को खरीद ले। और पूरा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 90% पब्लिक ने कहीं से भी किताबों को खरीद करके और काफ़ी पैसा बचाया है, क्योंकि जो पब्लिशर थे उन्होंने जैसे ही देखा कि लिस्ट हमारे उस पर आ गई तो उन्होंने घोषित कर दिया कि हम 25% छूट पे देंगे, 40% छूट पे देंगे। तो पब्लिक को ये फ़ायदा मिल गया, वो कहीं से भी किताबें खरीद सकता है। तो इसमें काफ़ी अच्छा काम हम लोगों ने किया है और काफ़ी कंट्रोल लगाया है। सर, जन सुनवाई, जनता दर्शन जैसे जो काम है वो आम जनता और प्रशासन के बीच में जो एक अदृश्य दीवार है उसे तोड़ने का काम करते हैं। तो जन सुनवाई आमतौर पर कब लगाई जाती है? क्या कुछ जो प्रक्रिया होती है वो उसमें है? देखिए, इसमें भी 2-3 तरीके से हम लोग कार्य करते हैं। सबसे पहले तो 10 से 12, जैसे मैंने बताया कि मैं स्वयं अपने ऑफिस में होता हूँ। सारे जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय ऑफिस 10 से 12 खुले होते हैं और उनको मैं अपने VC के माध्यम से देखता भी हूँ, और हमारे यहाँ कोई शिकायत करता आ जाए तो उससे बातचीत भी कराता हूँ। आपकी टीम को मैं आमंत्रित करूँगा कि कलेक्ट्रेट में आइए और हमारे कमरे के बगल में पब्लिक के लिए एक जन प्रतीक्षालय कम लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाई है, उसको देखिए। बहुत ही बढ़िया AC रूम है, हॉल है, उसमें लाइब्रेरी भी है, लोगों के बैठने के लिए सोफे की सुविधा है। जो भी पब्लिक मुझसे मिलने आती है वो उस कमरे में बैठ के वेट करती है और अपने नंबर पे वो मुझसे मिलती है, तो उनको एक अच्छा फीलिंग आती है। 2-2 घंटे, 2.5 घंटे लोग चल के आते हैं, और आज की गर्मी आप देख ही रही हैं, तो इसमें उस आदमी को लगता है कि कम से कम एक अच्छा बैठने का जगह है, सुनवाई हो रही है, हमारी बातें कही जा रही हैं, और फिर उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याओं का अगले 1 हफ्ते में हम लोग निस्तारण कर पाएँ। सर, जरी जरदोजी का जो काम है शाहजहांपुर में होता है उसके लिए प्रसिद्ध भी है, ODOP में भी इसको शामिल किया गया है। अब इसको लेकर क्या कुछ चल रहा है, और साथ ही जो कारीगर हैं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने को लेकर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? देखिए, ODOP में जरी दोजी हमारे ज़िले का जो है प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में, और उसमें शहर में भी काफ़ी काम है, जलालाबाद में काफ़ी काम है। इस पे हम लोग लोनिंग की भी फैसिलिटी उन लोगों को दिलवाते हैं बैंकों के माध्यम से। हमारी एक उद्योग बंधु की मीटिंग होती है हर महीने, उस मीटिंग में भी बैंकर्स के साथ और इन लोगों के साथ बातचीत होती है। जो भी हम लोग कहीं पे कोई कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसमें कहीं पे भी कोई सम्मान करने की कोई बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ ODOP प्रोजेक्ट से ही किया जाता है। शहर में काफ़ी अच्छा काम है लोगों का, इसमें लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं काफ़ी मात्रा में, और घरेलू खपत भी है, तो इस काम को और बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी गवर्नमेंट ने एक जिला एक व्यंजन का भी काम शुरू किया है, उसमें भी हम लोगों ने जो है गुड़, और एक हमारे यहाँ की बहुत फेमस मिठाई है, सभी लोग जानते हैं, लौंज, उसको हम लोगों ने शामिल किया है। बहुत जल्दी शाहजहांपुर की लौंज जो है पूरे देश में और देश के बाहर भी प्रसिद्ध होगी। सर, आखिरी सवाल, महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी क्या कोई पहल शाहजहांपुर में की जा रही है? देखिए, मिशन शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, मिशन शक्ति के तहत बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर में और महिलाओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी कंप्रोमाइज की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, तुरंत कार्रवाई होती है। महिला थाना बना हुआ है, हर थाने में एक महिलाओं के लिए डेडिकेटेड डेस्क बनाया गया है ताकि महिला अपनी बात महिला को ही बता सके। साथ ही साथ अभी जो कांस्टेबल्स की भर्ती हुई थी भारी संख्या में, उसमें बहुत भारी मात्रा में हमें महिला कांस्टेबल मिली हैं, तो आज की डेट में हर थाने में 15 से 20 महिलाओं की पोस्टिंग है, उन महिलाओं को डेडिकेटेड लगाया गया है। साथ ही साथ अभी जिले में एक नया अभियान हमारे SP साहब ने शुरू किया है कि घर घर जा करके उनकी कंप्लेन लेने का। इसमें महिलाओं की कंप्लेन को घर जाके महिला पुलिस अधिकारी ही ले रही हैं। इनको इसमें एम्पावरमेंट करने की भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं, उनके कई सारे सेमिनार चल रहे हैं, बहुत सारे काम चल रहे हैं। लोन देने की अलग से व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, C बॉक्स बना रखे हैं, जहां काम काज के जगह पे अगर किसी प्रकार का कोई हैरेसमेंट है उसके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है, और इन सब की मंथली लेवल पे मेरे स्तर पे एक समीक्षा भी होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो कार्रवाई होती है। इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आप सभी लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शाहजहांपुर के CDO
उत्कर्ष द्विवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी। सर सबसे पहले अभी नई पोस्टिंग है, सबसे पहले आपसे जानेंगे अभी तक का अनुभव कैसा है और शहर के बारे में क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और एक ही महीना लगभग मुझे हुआ है यहाँ पे आए हुए। तो जो पहला अनुभव है वो तो काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी ओवरवेलमिंग भी लगता है। बिकॉज़ एकाएक जैसे आप इसके पहले एसडीएम होते हैं और केवल एक तहसील की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद आपको सीडीओ बना दिया जाता है जिससे पूरे जनपद की जिम्मेदारी हो जाती है। शाहजहाँपुर बड़ा जनपद है, 15 ब्लॉक भी हैं यहाँ पे और कई सारे हमारे जो विभाग हैं जो ग्राम विकास और पंचायती राज से रिलेटेड हैं उसके आप नोडल हो जाते हैं। तो एक तरीके से और कहीं ना कहीं ये डर भी लगता है कि जितनी उम्मीदें हैं लोगों को आप उन उम्मीदों पे कैसे खरे उतर पाएंगे। तो और जहाँ तक जनपद की बात है तो मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी तक मेरा जितना इंटरेक्शन यहाँ की जनता से, यहाँ के जनप्रतिनिधि सबसे हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। सर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बेहद अहम क्षेत्र है और इस पर 2017 से लगातार काम भी हो रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर गांवों की बात करें तो उनके बिना संभव ही नहीं है। शाहजहांपुर में कितनी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? शाहजहाँपुर में जो है कई अच्छी संभावना है ना, अनंत संभावनाएं एक तरीके से अगर कहा जाए उस हिसाब से तो। और जैसे कि क्योंकि जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करें हमारे प्रदेश के लिए तो उसमें कई सारे सेक्टर्स हैं। क्योंकि मैं सीडीओ हूँ तो मैं पर्टिकुलरली रूरल डेवलपमेंट की आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला फोकस होता है वो हमारे किसान होते हैं। क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो किसानी में होती है, लेकिन उनका उतना जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये इतना नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो यही कि जो हमारे यहाँ पे जो उत्पादकता है वो पर्टिकुलरली गेहूं की और जो है धान की काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको जो है समय से एमएसपी उन्हें दिलाना है ना, उन्हें और जो है उन्हें इनिशियली जो भी उन्हें बीज की आवश्यकता हो, खाद की आवश्यकता हो। जैसे अभी कुछ टाइम में कुछ न्यूज़ वगैरह थी कि खाद की क्या कमी है या नहीं, बट ऐसा शाहजहाँपुर में एटलीस्ट मैं जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं सबको ये मतलब एक श्योरिटी देता हूँ कि यहाँ पे कोई खाद की किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिससे कि उनकी उत्पादकता भी जो है एडिक्वेट हो। अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक हमारी जो खरीफ गोष्ठी होती है तो वो आगरा, बरेली और अलीगढ़ मंडल की बरेली में ऑर्गेनाइज हुई थी, जहाँ पे हमारे किसान भाई बंधु आए थे और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको जो है उन्होंने रखा था। जहाँ तक शाहजहाँपुर की बात करें तो क्योंकि गन्ने की बेल्ट है तो जो गन्ने से रिलेटेड जो फार्मिंग में हमें जो भी यंत्र की ज़रूरत है उसकी एक डिमांड हमारे किसान भाई बंधुओं ने रखी थी, तो उसमें भी काम किया जा रहा है ना। आज हम लोग जो है जो हमारा पेट्रोल है उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। उसका जो सोर्स होता है या तो वो कॉर्न होता है, शुगर केन के रेसिड्यू होते हैं। तो इस चीज़ में भी हमारा जो है या हमारे जो गेहूं वगैरह भी होते हैं उनका भी जो रेसिड्यू होता है वो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, गेहूं और चावल का भी। तो इस केस में मुझे लगता है ये अनंत संभावनाएं हैं और गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से तो मुझे लगता है संभावनाएं और जो है बढ़ गई हैं। सर सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन का जो आह्वान है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। शहरों में इस पर रोकथाम तो आसान है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें वहाँ पर किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है ये हम सबको नॉलेज है कि कितना वो एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। तो जहाँ तक गांव की बात है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उसकी अवेलेबिलिटी पे हम इसको जो है ट्रैक करते हैं। जो हमारी गांव में सबसे आसान तरीका होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कि दुकानों पे वो प्लास्टिक मिलती है। तो हमारे गांव के प्रधान सचिव इन सब के माध्यम से उन सारी दुकानों को चिन्हित कराना है ना, और ऐसा कोई प्रोविज़न भी हम सोच सकते हैं कि कहीं हम फाइन भी उन्हें दें इस चीज़ का। बिकॉज जब तक एक तरीके की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तब तक जो है इसमें एक प्रोग्रेस नहीं दिखाई जा सकती है। बिकॉज सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ही चीप और बहुत ही अवेलेबल चीज़ होती है कोई भी सामान कैरी करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि गांव के लोगों में इसका हम एक अवेयरनेस बढ़ाएं, एक जागरूकता बढ़ाएं। उस जागरूकता के लिए चाहे हम जो है सोशल मीडिया का यूज़ करें, चाहे हम अपनी मीटिंग्स में इस बारे में बात करें, या अन्य जो है वीडियोज़ और ग्राम प्रधान के माध्यम से ये सूचना दी जाती है। और तीसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाएंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या देंगे लोगों को। तो उसका ऑल्टरनेटिव जो होता है वो होता है या तो जूट के या कॉटन के बैग्स होते हैं। तो उसमें भी जो है पहल की जा रही है कि कैसे हम अपने गांव के जो है स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ के
एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जितना यूज़ हो सके उतना कम हो। सर 1947 से लेकर 2026 तक 79 साल पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके गांव और शिक्षा जो है एक दूसरे के पूरक अभी तक बन नहीं पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर किस तरह से आपको लगता है काम किया जाना चाहिए कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा सके शिक्षा और गांव को? देखिए, शिक्षा तो जो है मुझे लगता है इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना। और गांव में कई बार ये चीज़ जो हमारा गांव का युवा है या गांव के बच्चे हैं, तो वो जो भी सपना देखते हैं कहीं ना कहीं अगर वो उसे मतलब अगर पूरा करने में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उन्हें एक प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाई। क्योंकि शिक्षा से ही उन्हें जो है देश की, समाज की और अंतर्राष्ट्रीय समझ होती है कि आगे वो जीवन में क्या करें, क्या बनना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेके जो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है शिक्षा का, वो होता है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो उनमें हम जो काम कर रहे हैं, तो जैसे डीएम सर ने भी बताया, तो ऑपरेशन कायाकल्प है जिसमें हम 17 पैरामीटर्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये इंश्योर करनी है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें सबसे मूलभूत सुविधाएं हों, चाहे वो पानी पीने की हो, चाहे वो जो है वहाँ पे मिड डे मील का एक क्वालिटी ऑफ फूड हो, है ना, और चाहे वहाँ पे बैठने के लिए डेस्क हो, चेयर हो। आज के टाइम स्मार्ट क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम यहाँ शाहजहाँपुर में जैसे एक जो सार्थक फाउंडेशन है लखनऊ की, जो जिसने यहाँ पे कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, आज के टाइम में, ताकि बच्चों को हम जो है एक डिजिटल आर्किटेक्चर की तरफ लेके जाएं। और जब आप ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को दे दें, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि टीचर की अटेंडेंस, कि टीचर वहाँ पे सही समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो वो क्या पढ़ा रहा है, और अगर पढ़ा रहा है तो समय से वो उस कोर्स को पूरा करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे, बच्चों और टीचर के बीच में क्या समन्वय है, बच्चों की जो समस्याएं हैं, कई बार जो गांव से उठ के जो बच्चा आता है उसको हो सकता है स्कूल भी मिल रहा है, कॉपी किताबें भी मिल रहा है, लेकिन क्या उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं पढ़ाई करने के बाद, या उस बच्चे में ये स्वाभिमान डेवलप हो रहा है कि नहीं, कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या उसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो खड़ा होकर अपने शिक्षक से पूछ सके। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों में वो स्वाभिमान भर सकें, तो हमारा सारा फोकस इसी पे रहता है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो गाँव को उससे जोड़ना बेहद ज़रूरी है, और जब हम गाँव की बात करते हैं तो कृषि की और किसानों की बात भी करते हैं, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स हैं किसानों के, उसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, बाय प्रोडक्ट्स में जो हमने पहले भी जो बात की, उसमें बाय प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो हमारे जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन के जो है मोलासेस, बगैस वगैरह जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका कैसे हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न का कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो भी हमारे जो ख़राब क्रॉप्स हो जाते हैं उसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी पराली। पराली जलने से जो हमारे पर्यावरण दूषित होता है या जो उससे समस्याएं हो रही है, इससे हम सभी लोग अवगत हैं। तो हमारा एक विजन ये भी है कि क्या इस पराली को हम लोग एक तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये मान लीजिए पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी काम आ सके। तो इससे हमारे जो रोज़गार होगा वो भी डेवलप होगा, है ना। हमारे सरकारी सिस्टम में इतना खपत होती है फाइल्स की और जो है कागज़ों की, उस पर भी जो है उसका यूज़ होगा। और तीसरा, कहीं ना कहीं काफ़ी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है हमारे इसमें एनवायरनमेंट में, उस पर भी काफ़ी हद तक हम जो है रोक लगा पाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह की जो शुरुआत है वो शानदार हुई है, और अब ये योजना महिलाओं को सक्षम तो बना रही है, लेकिन गांव की महिलाओं को ये विश्वास दिलाना कि वो भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और ये काम भी प्रशासन का है। तो ग्रामीण महिलाओं को किस तरह से जो भागीदारी है उनकी बढ़ाई जा सकती है, कैसे उनको ये तमाम चीज़ें बताई जा सकती है? जैसे एसएचजीज का जब जो कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय हमारी जो देश की महिलाएं थी, कई बार वो मैक्सिमम जगहों पे आर्थिक और सामाजिक रूप से इतनी पिछड़ी थी कि बहुत मैक्सिमम वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में हमारी महिलाएं ही आती थी। उस समय एसएचजीज ने एक हैंड होल्डिंग का काम करके इनको जो है कई सारी महिलाओं को वो बिलो पॉवर्टी लाइन के या एक मिनिमम बेसिक जो तरीका होता है जीने का, एक स्टैंडर्ड लिविंग होती है, उससे वो ऊपर तो लेके आ गए। लेकिन सब एसएचजीज तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी जब तक वो फाइनेंशियली वायबल ना हो पाए, क्योंकि कुछ टाइम में क्या होता है, कई बार जो हम सरकार से इन्हें फंड्स देते हैं, चाहे वो सीसीएफ हो चाहे रिवॉल्विंग फंड हो, वो धीरे धीरे जो है डिप्लीट करना शुरू होने लगता है। उसके बाद वो एसएचजीज बंद होने लगती हैं। तो हमें हमेशा अब आज के टाइम में जैसे अगर आप ओडीओपी की बात करें, तो हमारे यहाँ का ओडीओपी जरी जरदोजी है।
तो हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, हमारी जो महिलाएं हैं उनमें ये स्किल हम उन्हें दे दें कि जरी जरदोजी से आप कैसे एक अच्छा कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग आज के टाइम में ई कॉमर्स पे, अमेजोन पे, या कैसे हम लोग, या जो हमारे रूरल हाट होते हैं वहाँ पे हम उससे जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक लोग उसे खरीदेंगे नहीं, इनके पास पैसा नहीं आएगा, तब तक एसएचजीज हमारी जो है वायबल नहीं हो पाएंगी। तो हमारा सारा फोकस इसी चीज़ पे है कि हमारी एसएचजीज प्रॉफिटेबल बने, बिकॉज जब वो प्रॉफिट आएगा, जब उस महिला के पास पैसा आएगा, जैसे आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे कि जैसे हमारे घर में हो सकता है हमारे पापा के पास पैसा खत्म हो जाए, लेकिन मम्मी के पास हमेशा मिलेगा, क्योंकि उनके पास हमेशा वो सेव करने की वो कला होती है कि कैसे अपना काम भी कर लिया जाए और कैसे उस पैसे को बचा भी लिया जाए। तो जब तक वो महिलाएं हमारी एसएचजीज की उनके पास बचत नहीं होगी, तब तक वो आगे अपने एसएचजी को बढ़ाने का सोच नहीं पाएंगी। तो हमारा सारा जो है प्रशासन का फोकस यही है कि कैसे हम एसएचजीज को फाइनेंशियली वायबल करा के उन्हें मार्केट से जोड़ें, ताकि वो बचत कर पाएँ और अपने एसएचजी की कार्य श्रेणी को बढ़ा पाएँ। सर, अगर अपनी देश की आबादी की बात की जाए तो हमारी आबादी जो है वो ज़्यादा है। भारत बहुत बड़ा देश है। ज़िले की बात करें तो शाहजहांपुर में ही करीब 1500 से अधिक जो गांव हैं वो मौजूद हैं। अब सरकार की जो हर योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर जो मॉनिटरिंग है वो कैसे की जानी चाहिए? देखिए, आज के टाइम में हमारी जो जनता है वो खुद भी इतनी जागरूक हो गई है कि अगर कई बार क्या होता है कि जैसे डीएम सर ने भी बताया कि 10 से 12 हमारे लिए अनिवार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि 10 से 12 जनता दर्शन हो, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सबसे पहले तो अपने प्रधान से, या जो हम ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर हम 3 टियर स्ट्रक्चर लेके आए थे, जहाँ पे पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और ज़िले लेवल पे जो हमने जनप्रतिनिधि का एक सिस्टम बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि ताकि हम प्रशासन को लोगों के डोर स्टेप तक लेके आ सकें, उनके घरों तक लेके आ सकें। तो उसी में हमारा प्रशासन की हमेशा यही एक जो है अप्रोच होती है कि कैसे हम यहाँ के जनप्रतिनिधिगण से एक समन्वय बिठाएं, जनता दर्शन में जनता की जो भी समस्याएं हैं उसे सुने, उसका त्वरित जो है और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। IGRS पोर्टल हमने डेवलप किया है जिसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उसमें भी डीएम सर ने बताया कि शाहजहांपुर टॉप पे ही जनरली रहता है, या टॉप 10 में तो हमेशा रहता है। और नियमित रूप से हम लोग जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है, ताकि अगर कोई आदमी छूट रहा है, कोई लाभार्थी छूट रहा है, तो वहाँ का प्रमुख या वहाँ का प्रधान हमें तुरंत इस चीज़ को लेकर सूचित करे कि ये हमारे यहाँ छूट गए हैं और इन्हें भी इसमें लाभान्वित किया जाए। और बाकी हमारे BDO से जो हम लोग बैठक लेते रहते हैं, तो उसमें BDOs भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो भी BDOs के लेवल पे प्राप्त शिकायतें होती हैं उनका भी निस्तारण हम लोग उन मीटिंग्स में करते हैं। सर, ई गवर्नेंस को लेकर मैंने भी डीएम सर से भी सवाल किया था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ख़ास तौर से जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को कैसे इससे जोड़ा जाए, इसको लेकर क्या कुछ जो काम में हो रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़रूरी यही है कि हम डिजिटली पहले लोगों को साक्षात्कार करें, है ना। जब लोगों का जो है डिजिटल एक लिटरेसी होगा डिजिटल, उसके बाद ही हम डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर पाएंगे। तो इस केस में यही है कि जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ये लीजिए कि जो हमारी एसएचजी महिलाएं हैं, जब इन्हें वो फंड दिया जा रहा है तो इन्हें आज के टाइम में जितनी बैंकिंग है, सारी बैंकिंग जो है डिजिटल हो चुकी है ना। कोई भी बैंकिंग आज के टाइम में वो ज़माना गया कि आप अपना पासबुक लेके घूम रहे हैं, सारी चीज़ आपके फ़ोन पे हो जाती हैं। तो जब हमारी महिलाएं एक बैंकिंग करना फ़ोन पे सीखती हैं, उसके बाद उन्हें ये भी पता लगता है कि कैसे अपनी बाकी समस्याएं की जाए, है ना। वो अपने ब्लॉक के BMM से मिलती हैं, अपने BDO से मिलती हैं, जो है IGRS के माध्यम से हम हमारे स्तर तक अपनी बातें रख सकती हैं, ठीक है। और जहाँ तक अब बात है AI वगैरह की, तो हम लोग जो है डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हैं। उसमें हमारा जो है यही एक कोशिश रहेगी कि लोगों को कैसे जो भी चीज़ें हमारी चल रही हैं देश दुनिया में, पर्टिकुलरली आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसकी जितनी हो सके उतनी जानकारी दें। बिकॉज पहले उनको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करेंगे वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। शाहजहांपुर में अगर बात करें तो ड्रोन दीदी, समूह सखी योजना के आंकड़े जो हैं वो क्या हैं, और ग्राउंड जीरो पर क्या वाकई जो बदलाव हैं वो अब दिखना शुरू हो गए हैं? देखिए, ये क्योंकि रिलेटिवली एक नई योजना है, तो अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है 66 हमारी ड्रोन दीदियाँ जो है चिन्हित हो चुकी हैं। उसमें से 4 ने तो काम भी शुरू कर दिया है, बाकियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। और क्योंकि ड्रोन के माध्यम से भी आज के टाइम में आप एक मॉनिटरिंग अच्छी कर सकते हैं, चाहे अगर आपका मान लीजिए आपका खेत ही है और आपको खेत में ही देखना है कि कहीं आग तो नहीं लग गई या कहीं जो है हमारी फसल तो नहीं खराब हो गई, तो आप अपने खेत में दिन भर घूमने से अच्छा आप एक बार आपने ड्रोन का यूज़ किया, वो ड्रोन अपने आप आपको एक इमेज देके बता देगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम लोग जो है ड्रोन दीदियाँ भी बना रहे हैं, क्योंकि सरकार की एक ये भी मंशा है कि लखपति दीदियाँ बने। लखपति हम तभी बन पाएंगे जब हम जो है जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका अपने कैसे अपने फ़ायदे के लिए और जो है अपने जिससे हमारी इकोनॉमिक स्थिति बेहतर हो यूज़ करें, तभी हम जो है ड्रोन दीदी या लखपति दीदी
या हमारी स्वयं समूह की महिलाएं, ये तीनों आपस में इंटरलिंक ही है, कोई भी आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है। युवाओं के रोजगार को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को लेकर शाहजहांपुर में क्या काम चल रहा है? देखिए, युवाओं के लेके भी जो है, क्योंकि हमारे देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम जिसकी बात करते हैं वो इतना बड़ा है, इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश का है। तो अगर हम लोग अपने यूथ की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे सही दिशा में, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर्ड तरीका होता है उसमें जाने का। तो उसमें जैसे मान लीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो चलाई जाती हैं, या जो हमारे यहाँ पे युवा कल्याण जो है अधिकारी होते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम युवा की एनर्जी को जो है पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज कर सकें। और इसमें कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारे हमारे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं। तो हमारे कई सारे उद्यमी मित्र हैं जिन्हें हमने नियुक्त किया है, जो हमारे इन युवाओं को ये जानकारी देते हैं कि अगर आप ऐसा कोई भी कार्य जो करना चाहते हैं, जो आपका आइडिया है, उस आइडिया को धरातल पे कैसे लेके आया जाए, उस बीच का जो फाइनेंशियल गैप होता है, उस फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए हमारे जो है स्कीम्स के द्वारा हमारे उद्यमी मित्र हमारे युवाओं की सहायता करते हैं। क्या अगर शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर और स्वरोजगार को लेकर क्या कुछ जो काम है वो किया जा रहा है? स्टार्टअप्स को लेके भी यहाँ पे भिन्न योजनाएं हैं। यहाँ पे हमारे इसके भी वो लगते हैं, कैंप्स लगते हैं जिसमें लोग आते हैं और स्टार्टअप को लेके अपनी जो है अपने आइडियाज़ बताते हैं। और उसी में हम लोग जो है हमारे जो GMDIC हैं, या जो हमारे जो युवा कल्याण के लोग हैं, या इसी में हमारे जो उद्यमी मित्र हैं, बिकॉज स्टार्टअप में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आपको फंडिंग किस प्रकार की मिल रही है। तो कई बार होता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप के लिए जाएंगे, अपने आइडिया को बताएंगे, तो जो भी हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप में एक स्टेक चाहिए होता है। सरकार को किसी प्रकार का स्टेक नहीं चाहिए। सरकार को सिर्फ इसी बात से मतलब है कि अगर आपका एक आइडिया है जिससे इस समाज का, इस देश का कोई भला हो सकता है, तो उसके लिए जो सहायता चाहिए सरकार सिर्फ वो करती है, और इसमें सरकार अपना कोई स्टेक नहीं डालती। सर, अगर शाहजहांपुर की बात करें तो कौन कौन सी बड़ी जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं और उनकी ग्राउंड रियलिटी या कह सकते हैं रिपोर्ट क्या है? देखिए, जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं वो ज़्यादातर जो भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे हमारी वो PM की स्वच्छ भारत मिशन रही हो, है ना, अब हम लोग व्यक्तिगत शौचालय वगैरह भी बना रहे हैं, चाहे वो हमारी मनरेगा रही हो, जो अब VB रामजी बिल होने जा रहा है, जो बिल पास हो गया था अब एक्ट हो गया है, वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 जुलाई से। तो ये, और जो भी हमारी जो है, चाहे पोषण की स्कीम हो, चाहे हम लोग निपुण के थ्रू जो है बच्चों का गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता को टेस्ट करते हैं, चाहे PM किसान हो, ये सब हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो अन्य जगहों की तरह शाहजहांपुर में भी इसका संचालन होता है। और हमारा यही उद्देश्य होता है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, और जनता से इस बारे में बात करके हमेशा ये जानते रहें कि कोई छूट ना जाए, और इन स्कीम्स से जितना हो सके उतने लोगों तक इसका जो है इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सके। सर, रामजी बिल और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या कुछ जो काम है वो चल रहा है, और इसको पारदर्शिता इसकी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्योंकि ये स्कीम्स हम लोग गांव के लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो गांव के ही लोग जो होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, गांव के सचिव होते हैं, वही इस चीज़ को बता देते। पारदर्शिता का जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी गलत आदमी को इसका लाभ ना मिले और कोई सही आदमी छूट ना जाए। ये सबसे मूलभूत उद्देश्य है पारदर्शिता लाने का। और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि किसी प्रकार का जो है वित्तीय गबन ना हो। तो इन्हीं चीज़ों को लेके पहली चीज़ तो ओपन मीटिंग्स में जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और दूसरा ये होता है कि जो भी पैसा हो वो डायरेक्टली जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में DBT के माध्यम के थ्रू भेजा जाता है। और तीसरा ये होता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो शौचालय बनाना हो, चाहे VB रामजी से कोई कार्य हो, चाहे मनरेगा से कोई कार्य हो, तो वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, क्या वही है कि नहीं, मस्टर रोल टाइम पे जनरेट हुआ है कि नहीं, मस्टर रोल पे सभी का हस्ताक्षर है कि नहीं, और जो भी पैसा फाइनल जा रहा है उसके पहले एक JE ने मेजरमेंट बुक बनाई है कि नहीं, और जितने भी लोग हैं, चाहे ताकि वो फर्जी तरीके से किसी का भी नाम ना है, इसलिए उनका आधार ऑथेंटिकेशन होता है, और जो भी काम होता है उसकी जियो टैगिंग भी होती है, और वो कार्य उसी जगह पे हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए जियो फेंसिंग भी होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग से, सरकार के दिशा निर्देशन से और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन स्कीम्स को जो है एक बेटर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना चाह रहे हैं। सर, किसानों को खाद और बीज समय पर मिल जाए, इसको लेकर क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो सामने आती हैं? देखिए, इस चीज़ को लेके अभी जैसे DM सर ने भी बताया कि यहाँ पे जो हर तीसरे हफ्ते किसानों की बैठक होती है ना। पिछली बैठक में भी मैं था, और जो किसानों की एक जो समस्या उन्होंने बताई थी वो ये थी कि उन्हें बहुत जानकारी का अभाव है।
तो इसको लेके भी मैंने जो संबंधित जो जिला कृषि अधिकारी थी उसी वक्त और डीडीएजी थे, उन्हें ये निर्देशन दिया था कि आपकी जो जितनी भी स्कीमें चलती हैं आप उनका एक पैम्फलेट बना के हमारे जो भी पंचायत घर है वहाँ पे एक जो है प्रति उपलब्ध कराया करिए, कि कभी भी किसान किसी काम से पंचायत घर जाए तो वो एक प्रति वहाँ से पैम्फलेट की उठा के एक बार उसको पढ़ ले कि चल क्या क्या रहा है और उसी हिसाब से वो आपसे कॉन्टैक्ट करे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी गोष्ठी भी अभी हुई थी तो वहाँ पे भी हमारे किसान भाई बंधु थे जिन्होंने अपनी समस्याएं सामने रखी। उनमें से मुख्य समस्याएं ये थी कि एक तो यहाँ पे गौवंश की जो समस्याएं हैं, जो छुट्टा गौवंश घूमते हैं उसको लेके भी मेरे यहाँ तो ये है कि मैंने 8 से 10 सभी ब्लॉक में ये निर्देशन दिया है कि सुबह बीडीओज और जो है सचिव स्वयं निकले और गौवंश का मैंने टारगेट दिया है कि प्रतिदिन 100 गौवंश पकड़ के उनको संबंधित जो भी हमारी निकटतम गौशाला है उसमें जो है दें, और ताकि इससे जो फसल की बर्बादी होती है वो कम हो सके। दूसरा हमारा जो खाद और जो बीज की बात है उसके संबंधित भी हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं विभागीय, उनसे हमारी बैठक होती है और उनको भी ये पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारी यूरिया है, डीएपी है या अन्य जो भी खाद जो किसानों को चाहिए समितियों द्वारा उसको टाइम से ईपॉस मशीन से जो है उपलब्ध कराई जा सके। तो किसानों की जो भी समस्याएं हैं हमारा ऑफिस हरदम खुला रहता है और किसान भाई बंधु रूरल इकोनॉमी में सबसे ज़रूरी सबसे मुख्य पायदान पे आते हैं। सर, बरसात में जल भराव की समस्या से निपटने को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जल भराव में सबसे ज़रूरी तो यही चीज़ होती है कि जो भी हमारे जल कहीं इकट्ठा ना हो, जल निकासी के जो भी हमारे स्रोत हैं, पर्टिकुलरली हमारी जो हमारे नालियाँ और नाले हैं या जो भी हमारे जो खेत है जहाँ पे जल भराव होता है उसमें गुल वगैरह बनवाए जाना मनरेगा के थ्रू या माइनर इरिगेशन के थ्रू, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा हो वो गुल के थ्रू जो है बाहर सीप आउट कर जाए। हमारी जो भी नहरें हैं उनका समय से जो है उनकी साफ़ सफाई कराना ताकि उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो इन्हीं सब पे जो है पहली चीज़ तो यही रहती है कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो, उसकी निकासी हो जाए। और दूसरी चीज़ हमेशा ये रहती है कि ऐसी जगहों को चिन्हित करना जो प्रोन है फ्लड से, जहाँ पे ये पता है कि यहाँ पे बार बार हर साल आती है जो है बाढ़, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर लें ताकि समय रहते वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो तो पहले से ही हमें पता हो कि जब बाढ़ आए तो लोगों को शिफ्ट करके कहाँ भेजना है हमें, और जब वहाँ भेजना है तो वहाँ पे उनके खाने के लिए, रहने के लिए और मेडिकल की क्या सुविधाएं होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी कि इस चीज़ को लेके कि हमें टाइमली सूचना हो, तो हमारा जो वॉर रूम है वो 24/7 एक्टिव रहता है विकास भवन में। तो इस चीज़ को लेके कभी भी कोई भी इशू होगा तो तुरंत जो भी संबंधित वो व्यक्ति है जो पीड़ित है वो हमारे वॉर रूम पे संपर्क कर सकता है और उसे त्वरित राहत दी जाएगी। सर, अगर गांवों की बात करें तो सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सड़क, बिजली और पानी 3 सबसे मूलभूत चीज़ें हैं जो एक जीवन यापन करने की ज़रूरत है, चाहे मुझे लगता है चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। गांव की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम सड़क की बात करें तो जो है हमारा जो पीएम ग्राम सड़क योजना है वो मुझे लगता है इट इज़ अ मैसिव सक्सेस। आज आप यूपी में कहीं भी जाइए और आप यूपी में रोड नेटवर्क देखिए, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो। मेरी वाइफ है वो यूपी के, वो अन्य राज्य से आती हैं, वो यूपी से नहीं है, और वो यूपी का रोड नेटवर्क देख के चाहे गांव तक, हमारे गांव तक भी उन्होंने रोड नेटवर्क देखा है और वो देख के इतना खुश हुई कि भाई यूपी में कितना अच्छा डेवलप किया गया है इस रोड नेटवर्क को, कि आज गांव के जो भी इलाके जो एकदम अंदर के इलाके हैं वो हमारे मुख्य मार्गों से, मुख्य हाईवे से जुड़ चुके हैं और हमारे शहरों से जुड़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इतने सारे एक्सप्रेसवेज जितने भी डेवलप हुए हैं ये सारे मैक्सिमम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं, और ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं ये गांव के थ्रू ही निकल के जा रहे हैं, कोई एक्सप्रेसवे शहर से नहीं निकल रहा है। तो ये जब गांव से निकलते हैं तो ये गांव के जितने भी लोग हैं, जो भी एक्सप्रेसवे उन गांव को कनेक्ट करता जाता है, उन लोगों के लिए हमारे जो बड़े शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, उनसे कनेक्ट करने का एक जरिया बन जाता है। और तीसरा और जो है दूसरी, हम जब बिजली की बात करें तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सख्त निर्देश हैं, इसको लेके उन्होंने जो है बैठक भी की है बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ कि हमारा जो गांव है वहाँ पे 18 घंटे कम से कम बिजली दी जाए, क्योंकि आज के टाइम बेसिक से बेसिक चीज़, अगर चाहे घर की टीवी हो, चाहे घर में अगर आपको पढ़ना हो, एक बल्ब चाहिए तो वो बिजली से ही हो सकता है। तो बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है, और जो है जो भी हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, कहीं अगर लाइंस टूटी हुई हैं तो उनके रिगार्डिंग भी हमने कहा हुआ है कि संबंधित जेई त्वरित इसको जो है ठीक कराएं। सर, मौजूदा समय की बात करें तो किसानों की क्या जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं, वो आपको दिखाई देती हैं? मुझे लगता है जो किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, देखिए कोई भी काम जो इंसान करता है उसमें एक तो ये होता है कि क्योंकि वो ठीक है कि काम कर रहा है, वो अपना कुछ फसल उगा रहा है, अनाज उगा रहा है, बट कहीं ना कहीं इंसान जो है पैसे के लिए काम करता है। जब तक चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई
जो है नौकरी करने वाला इंसान हो, चाहे वो कोई बिजनेस या औद्योगिक इंसान हो, जब तक वो पैसा नहीं कमाएगा ना वो अपना पेट भर पाएगा, ना अपने बच्चों का, ना अपने घर का पेट भर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप देश का डेटा उठा के देखें तो कहीं ना कहीं मतलब हमारा 60% जनता है वो किसानी कर रही है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हार्डली 20-25% के लगभग रहता है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। आप जितने भी आज के टाइम में किसान देखें, उनकी सबसे ज़्यादा समस्या यही होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या हम जो है गांव में रहते हैं, हमारे पास मूलभूत जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, है ना। एक किसान क्या चाहता है, अगर वो किसानी कर रहा है तो यही चाहता है कि उसे टाइम से बीज मिल जाए, टाइम से उसे खाद मिल जाए। उसके बाद जो है अगर इन केस मान लीजिए बारिश आती है, तूफान आता है, अगर फसल उसकी ख़राब होती है तो टाइम से उसे उसके बीमा का पैसा मिल जाए। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, फसल हो जाए, तो कई बार ये होता है कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है उससे उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं। तब उसकी जो है एक जो उम्मीद होती है सरकार से वो यही होती है कि एटलीस्ट जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उस पर हमारी फसल को और धान को खरीदा जाए। सर, अगर अभी मैंने डीएम सर से भी सवाल किया था जनसंवाद को लेकर, और ख़ासतौर से जब हम ग्रामीणों की बात करते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है शाहजहाँपुर में आप लोग की तरफ से? तो इसको लेके सबसे पहले तो यही, जैसे डीएम सर ने भी आपको अवगत कराया कि हम लोग गांव में चौपाल रखते हैं, क्योंकि ग्राम चौपाल का ये कॉन्सेप्ट ही है कि गांव जाके गांव की समस्याओं को हल करना, वहाँ के लोगों को सुनना। दूसरी चीज़, हर फर्स्ट और थर्ड सैटरडे तहसील दिवस होता है, जिसमें गांव के लोग आते हैं, डीएम, सीडीओ और सबकी एसडीएम, एडीएम सबकी ड्यूटी लगती है। जो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे होता है वो कानून व्यवस्था से रिलेटेड होता है, तो उसमें थाना दिवस होता है। और जहाँ तक हमारे बाकी अन्य चीज़ें हो गई, हमारा एक सीयूजी नंबर होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमारा वॉर रूम है जो हमेशा एक्टिव है। 10 से 12 हम और ऐसा नहीं है कि अगर 10 से 12 हमने जनता दर्शन का समय दिया और 12 के बाद जनता आ जाए तो उसे हम मना कर देते हैं। हम तब भी उसे सुनते हैं, अगर हम ऑफिस में बैठे हैं और जनता आई है तो हम उससे तब भी बैठते हैं, उसकी समस्याओं को सुनते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके जो है IGRS हो गया या CM हेल्पलाइन हो गया, 1076 हो गया, इन्हीं के थ्रू हमें जो भी, या न्यूज़पेपर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि हम पत्रकार, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, पत्रकारों के माध्यम से हमें जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर जो है त्वरित एक्शन हम लोग लेते हैं। सर, आपकी अभी नई पोस्टिंग है इस शहर में, 3 बड़े काम जिनसे आप शुरुआत करना चाहेंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है मैं हेल्थ पे फोकस करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि जो पुराने टाइम पे लोग बोल के गए हैं कि भाई उत्तम रोग निरोगी काया, मतलब, है ना, तो अगर इंसान स्वस्थ नहीं है तो उसके बाद तो फिर कुछ रह नहीं जाता करने के लिए। तो इसको लेके भी यहाँ पे जो सबसे जैसे रूरल क्षेत्र की हम बात करें तो हमारे PHC CHCs हैं। अभी गर्मी को लेके भी हमने CMO को यही निर्देश दिया है कि आप जो है आइस पैक्स और जो भी संबंधित दवाएं और जो भी ORS सॉल्यूशंस है लोगों के लिए उपलब्ध कराएं, क्योंकि जो मेडिकल अस्पताल है उसके भी वो भी हमारे सुपरविजन में आता है। तो 2 से 3 बार मैं खुद मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण कर चुका हूँ इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे जो भी हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शाहजहाँपुर की जनता का लोड है वो हमारे मेडिकल अस्पताल पे ही है। तो पहली चीज़ यही है मेरी कि कैसे हम जो है, अभी मैं और डीएम सर इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम लेके आ जाएं ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना रहे वहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राथमिकता है वो शिक्षा है। तो 2 स्कूल्स में मैं गया भी था, उनका मैंने निरीक्षण भी किया था। वहाँ पे मैंने देखा भी जो भी हमारी कमियाँ थी उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। जो भी हमारी आंगनवाड़ी है वो भी, हमारी कई सारी ऐसी आंगनवाड़ी है जो एक तरीके से खंडहर हो गई है, तो उसको लेके भी मैंने ICDS के विभाग के DPO से मैंने ये बात कहा है कि हम लोग एक अभियान चला के हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी है उसमें जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, एक अच्छी फर्श हो, टेबल कुर्सी हो, बिजली हो, एक छोटा सा जो है ये हो, क्या कहते हैं, बोर्ड हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, कुछ चार्ट हो जिसमें क ख ग घ ABCD बच्चों के लिए लिखी है। तो इन सब चीज़ों पे मेरा जो है दूसरा फोकस रहेगा। और तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो SHGs हैं। हमारी जो गांव की जो समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए मेरे जो भी आइडियाज़ हैं उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कोई भी नया आइडिया हमें जो मिले, चाहे एक वर्मी कंपोस्ट का आइडिया हो कि कैसे हम SHGs को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वो गोबर इकट्ठा करके उससे वर्मी कंपोस्ट बना के हमारे गांव के किसानों को दे सके। इससे नेचुरल फार्मिंग भी प्रमोट होती है और SHG महिलाओं को इससे रोज़गार भी मिलता है। और तीसरा जो गोबर की समस्या है गौशालाओं में, उससे भी उसका भी निराकरण होता है। तो ये मेरे 3 मुख्य बिंदु रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर,
सबसे पहले तो आपको बधाई कि शाहजहांपुर में मातृ और शिशु मृत्यु दर में 10 से 15% की जो कमी है वो आई है। मैं चाहूंगी सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ इस पहल का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब शाहजहांपुर में स्वास्थ्य का जो हाल था वो बेहाल था। स्थितियां पहले से कितनी बेहतर हुई हैं सर, और अभी कितना बेहतर होना बाकी है? हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में मातृ मृत्यु दर पहले कुछ वर्ष पहले बहुत ज़्यादा थी, अब इसमें काफ़ी लगभग 10 से 15% की कमी आई है। तो इसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। पहले रास्ते हमारे क्षेत्र के सुगम नहीं थे, अब रास्ते काफ़ी सुगम हो गए हैं, तो एम्बुलेंस के आवागमन में काफ़ी आसानी हुई है। और हमारी टीमें भी लगातार फील्ड में पहुंच रही हैं और उसके लिए पूरा प्रयास कर रही हैं कि हम दूर दराज के सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहले से और बेहतर करने के लिए प्रयास हमारे जारी हैं। जो डिलीवरी पहले अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती थी, रास्ते में या घरों में ही हो जाती थी, एम्बुलेंस सेवाओं के विस्तार से और रास्तों के सुगम होने से इसको और आसान बनाया गया है। और इसके लिए अभी भी हमारे प्रयास लगातार जारी हैं कि सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो जन जन को पहुंच सके, और जो उपचार उनको मिलना है वो समय रहते उनको प्राप्त हो सके, और जो परिवहन और उपचार के बीच में कमियां हैं वो जल्द से जल्द और उनकी कमियों को दूर कर हम इस गैप को ख़त्म कर सकें। सर, बच्चों के लिए टीकाकरण या वैक्सीनेशन की बात करें तो वो बेहद ज़रूरी है। अगर मुझे याद है तो कुछ साल पहले शाहजहांपुर ने पूरे यूपी में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया था। अभी वैक्सीनेशन के क्या आंकड़े हैं और कितने प्रतिशत जो ग्रामीण इलाके हैं वो इसमें कवर किए जा चुके हैं? वैक्सीनेशन में हम लोगों ने मुझे याद है 2022 में प्रदेश में टॉप किया था, और उस समय हमारे आंकड़े लगभग 95% करीब थे। अभी हमारे आंकड़े लगभग 98.5% के करीब हैं, और जो भी सुदूर के दूर गांव के क्षेत्र थे जहां तक पहुंच नहीं थी, अब हमारे विभाग की पहुंच 100% कवरेज उसमें की जा रही है। टीकाकरण हमारे द्वारा पूरे क्षेत्र में किया जा रहा है, जो भी चिन्हित हमारे ज़िले का क्षेत्र है, और कोई भी ऐसा मजरा, मोहल्ला, टोला, गांव नहीं बचा है जहां टीकाकरण की पहुंच नहीं है। तो इस समय हम लोग वर्तमान में 100% कवरेज कर रहे हैं, और लगभग सभी जो भी क्षेत्र हैं उनमें आशाओं की तैनाती है, एएनएम की तैनाती है, जो कि लगातार वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हैं। चूँकि मार्ग और साधन सुलभ हो गए हैं तो जाने आने की कोई अब असुविधा नहीं है। पहले टीकाकरण में कुछ लोग वंचित रह जाते थे, अब आज की डेट में कोई भी वंचित नहीं है। हाँ, कुछ 1-8% झिझक वाले परिवार अभी भी शेष हैं, तो उनको हम लोग लगातार जागरूकता अभियान चलाकर उनको जागरूक कर रहे हैं, और उनकी जो झिझक है या उनके जो संशय है उसको मिटाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उम्मीद है हम इस गैप को भी जल्द ख़त्म कर लेंगे। सर, शाहजहांपुर जो है वो 3 टियर शहर है, और जब ऐसे शहरों की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो झोला छाप डॉक्टरों की होती है। अगर शाहजहांपुर की बात करें तो इस तरीके के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको लेकर, उनकी नकेल कसने को लेकर क्या कुछ कार्य जो है वो चल रहा है, कैसे कंट्रोल किया जाता है सर? झोला छाप जो भी हमारे ज़िले में कार्य कर रहे हैं उन पर लगातार निगरानी हमारे विभाग द्वारा की जा रही है। हमारे ब्लॉक लेवल पर जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो उनको चिन्हित किया जाता है। प्रशासन और पुलिस की मदद से लगातार छापेमारी उन पर होती है और लोगों को जागरूक किया जाता है कि हाँ, इनके बारे में सूचना दें। तो जैसे ही सूचना प्राप्त होती है त्वरित उस पर कार्रवाई की जाती है। साथ ही लोगों से ये भी अपील की जाती है कि इस तरीके के अगर कोई क्षेत्र में डॉक्टर या झोला छाप हैं तो उनसे दवा ना लें। हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें सभी जगह चिकित्सक तैनात हैं और अब तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बन गए हैं,
तो वहाँ पर भी CHO की तैनाती है, वहाँ भी दवा उनको उपलब्ध है। तो जनता से मेरी यही अपील है कि पंजीकृत चिकित्सकों द्वारा ही इलाज कराया जाए और उनके क्षेत्र में जो भी इस तरीके के झोला छाप डॉक्टर हैं तो हमारे विभाग को सूचना दें। हम इसको प्रशासन और पुलिस की मदद से इन पर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अब सर, शाहजहांपुर में हेल्थ सेक्टर की एक बड़ी जो अंधेर गर्दी है वो है अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को लेकर। दलाल रेलवे और बस स्टेशन पर मौजूद रहते हैं और वहीं से जो ग्रामीण इलाकों से आए हुए लोग हैं उनको फंसाकर ऐसे केंद्रों पर ले जाते हैं जहां पर जान का खतरा भी शामिल होता है। माल का खतरा तो है ही, जान का खतरा भी होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ क्या जो कार्रवाई है वो की जा रही है? देखिए, इसमें PNDT एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाती है और कई जगह छापेमारी भी होती है। हम लोगों के विभाग के अधिकारी इसमें सक्रिय रहते हैं। कहीं से भी कोई इस तरीके की सूचना प्राप्त होती है जहां अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं या जिनमें गलत संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती हैं, तो उनको चिन्हित करके हम लोग उसमें टीम भेज के त्वरित कार्रवाई करते हैं। और इस क्रम में हम लोग जागरूकता भी लोगों में पहुंचा रहे हैं, जन जन को जागरूक कर रहे हैं कि इसके लिए थोड़ा विजिलेंट रहें और इस तरीके की जो दलाल और संदिग्ध लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ शिकायत ज़रूर करें और उन पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। इसके लिए हमारा विभाग सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और निरंतर प्रयासरत है कि इनकी समय समय पर जांच की जाए और कहीं संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। सर, अगर यूपी की बात की जाए तो बीते कई सालों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर खूब काम हो रहा है। बावजूद इसके जो देखा जाता है जो सामुदायिक केंद्र हैं और सरकारी अस्पतालों में दवा को लेकर जो है वो भ्रष्टाचार का पूरा एक कुचक्र देखने को मिलता है। तो और पिस्ता इसमें आम आदमी ही है, इसको लेकर क्या कुछ हो रहा है सर? देखिए, अब तो लगभग सभी अस्पतालों में सरकारी दवा उपलब्ध है और इसके लिए DBDMS पोर्टल एक हम लोगों का ऑनलाइन बना हुआ है। उस पर लगातार निगरानी होती है कि किस अस्पताल को कितनी दवा दी गई है और कितनी दवा शेष रह गई है। तो अब कहीं भी किसी सरकारी अस्पताल में ऐसी कोई दवा की कमी नहीं है और लगातार इसके लिए प्रयास जारी है कि इसकी बाहर से जो दवाएं लिखी जा रही इसको कैसे भी करके न्यूनतम पर लाया जाए। उसके लिए हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आकर सरकारी अस्पताल में दवा लें। सभी तरह की ज़रूरत की सारी दवाएं सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं और यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो विभाग को उसके लिए जिम्मेदारी है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, शाहजहांपुर परंपरागत तौर पर मलेरिया से बेहद प्रभावित रहा है। ब्रिटिश काल में की अगर बात करें तो इसे रीजन ऑफ डेथ भी कहा जाता था। मलेरिया की रोकथाम के तमाम सरकारी प्रयासों और योजनाओं के बावजूद भी अभी भी इस पर पूरी तरह से जो काबू है वो नहीं पाया जा सका है। इस बार भी 45 गांवों को आपने हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा था, तो सीजन शुरू हो गया है, अब निपटने की क्या तैयारी है? तो हमारा विभाग इसके लिए लगातार प्रयासरत है। उसके लिए हम लोग टीम हमारी लगातार विजिट करती है। उसमें जहां केस ज़्यादा निकलते हैं तो उन जगहों को चिन्हित भी करते हैं, उनको हाई रिस्क ग्रुप में शामिल किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करके वहाँ निरोधात्मक कार्रवाई करते हैं, जैसे एंटी लार्वा का छिड़काव है, फॉगिंग है और वहाँ क्षेत्र में नालियों की साफ़ सफाई है, झाड़ियों की कटाई है। तो इस तरीके की गतिविधियाँ अन्य विभागों के साथ शामिल होकर इनको अभियान के तौर पे चलाया जाता है। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे संचारी रोग अभियान, ये लगभग हर वर्ष 4 बार इसको कराया जाता है। उसमें इस प्रकार की सभी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाती हैं, एंटी लार्वा, फॉगिंग, और अभी तो ये भी आया कि गम्बूजिया की मछलियों को जो तालाबों में है छोड़े जाने की ये भी प्रक्रिया चल रही है। और साथ में ये हमारी मोबिल ऑयल की बॉल्स आती है, बॉल, इनको हम तालाब में डालते हैं जिससे कि सतह पर इनके ऑक्सीजन आदान प्रदान ना हो पाए, उसके लिए एक लेयर का आवरण हो जाता है।
तो इससे जो लार्वा हैं वो पानी में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके की निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। साथ में जन जागरूकता भी इसमें की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है लगातार। तो हमारा प्रयास है कि हम इसको जल्द से जल्द न्यूनतम पर लेकर आएँ। सर, शाहजहांपुर ज़िले की अगर बात करें तो 1500 से ज़्यादा गांव हैं और तहसील स्तर पर ही करीब 550 गांव हैं। अब इन गांवों में से कितने गांव ऐसे हैं जो हेल्थ कवर में आते हैं? वर्तमान में तो हमारी लगभग सभी गांव में हमारी पहुंच है। जो 1560 गांव लगभग आप बता रही हैं, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां हमारी पहुंच छूटी हुई है। तो विभाग द्वारा सभी गांव में स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। हमारी एएनएम आशा बहन जी ये लोग लगातार क्षेत्र में जाती हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए, मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए, टीकाकरण के लिए और जो भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उनके लिए जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं सभी हमारे जन जन को पहुंच रही हैं। हमारा कवरेज 100% उसमें रहता है और हम इसको जन जागरूकता के माध्यम से और प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो भी गैप है वो उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ रही हैं शाहजहांपुर की सौम्या गुरुरानी, नगर आयुक्त शाहजहांपुर। सौम्या जी, आप खुद एक सफल महिला आईएएस अधिकारी हैं और नगर आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर यहाँ पर शाहजहांपुर में है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी बात होती है, इसमें सबसे बड़ा अगर योगदान देना है तो महिलाएं कितनी ज़रूरी हैं इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आपका प्रश्न है कि महिलाएं कितनी ज़रूरी हैं। महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं और यदि वह आधा हिस्सा हमारे अर्थव्यवस्था में योगदान न दे तो आप समझ सकते हैं कि हम कितना पीछे रहेंगे। आज के परिवेश में महिलाएं विभिन्न माध्यमों से, सरकार के द्वारा भी उसमें कई योजनाओं के माध्यम से सहयोग किया जा रहा है और विमेन एम्पावरमेंट जो हर दृष्टिकोण से, हर डायमेंशन से, चाहे वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, रिप्रेजेंटेशन की बात हो, चाहे वो आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने की बात हो, सभी पहलुओं पर कार्य किया जा रहा है और हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा इन सभी योजनाओं को धरातल पे उतारा जाता है और प्रतिदिन हमारे पास कई महिलाएं आती हैं जो इस बात के लिए धन्यवाद देती हैं कि उनको किसी योजना का लाभ मिला। कई महिलाएं ऐसी आती हैं जो गुजारिश करने आती हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उसको उस योजना का लाभ दिलाया जाए। तो हम सभी लोग इन योजनाओं से सभी को लाभान्वित करने के लिए, उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। और जैसा आपने कहा कि महिलाओं के योगदान के बिना संभव नहीं है कि वो 50% आबादी यदि पीछे रहे, वो योगदान न दे तो हम उस स्वप्न को पूरा कर सकें और उम्मीद यही है कि हमारे देश की महिलाएं इसमें और आगे आएंगी। सौम्या जी, देखिए, हर शहर का अपना एक मिजाज होता है और गांव का अपना एक कलेवर। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है क्या शहरों की अपेक्षा? देखिए, मैं अभी यहाँ पे नगर आयुक्त के रूप में हूँ, इसके पूर्व लेकिन मैं मुख्य विकास अधिकारी भी थी, तो मैंने दोनों परिवेश देखे हैं। शहरों में जो बसावट है, शहरों में एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। महिलाएं अन्य वातावरण को, व्यापार को देखती हैं, बहुत पास से देखती हैं और स्वयं का भी कुछ उसमें योगदान करने का उनके अंदर एक इच्छा होती है, इच्छा शक्ति भी प्रबल होती है, प्रयास भी अच्छा करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं पीछे हैं। हम बात करें NULM की, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, या NRLM की, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, हमारी जो समूह की महिलाएं हैं वो निश्चित तौर पर पीछे नहीं है, लेकिन एक परिवेश का ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सभी को एक समान रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। उनको भी वो एक्सपोजर दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को, ताकि वो अन्य जगह जाएं, देखें, संचालन करें। जैसे कि हमारे जो पुष्टाहार वाले उत्पादन इकाइयां हैं,
टेक होम राशंस की, उसको हमारी महिलाएं ही संचालित कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर ये यूनिट्स स्थापित हैं, तो एक्सपोजर की कमी वहाँ भी नहीं है। सरकार की तरफ से पूरा प्रबंध ये किया जा रहा है कि उनको भी एक्सपोजर मिले, और दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। सड़क, रोड पर पर्याप्त लाइट, ये सब भी महिला सशक्तिकरण के ही हथियार हैं। ये बात कम ही लोग जानते हैं, लेकिन आपने शाहजहांपुर में इस पर काफ़ी काम भी किया है। परिणाम कैसे रहे हैं? जी, महिला सुरक्षा की जहाँ बात की जाती है, वहाँ पे पथ प्रकाश और मार्गों पर समुचित लाइट की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। नगर निगम क्षेत्र की जहाँ तक हम बात करें, यहाँ पर पिछले कई वर्षों में इस ओर कार्य किया गया है और कई स्ट्रीट लाइट्स स्थापित की गई हैं पूरे नगर क्षेत्र में। अभी वर्तमान में भी स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉलेशन का और कई अन्य कार्य योजनाएं, विभिन्न रोड्स जो अभी भी अनसर्विस्ड हैं, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, उनको टेकअप किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जैसा आजकल ईंधन बचाने की बात आ रही है, तो उसमें CCMS जो सेंट्रलाइज कंट्रोल मॉनिटरिंग सेंटर होता है, जिसके माध्यम से ऑटोमेटेड तरीके से लाइट्स को ऑन और ऑफ किया जाता है, वो भी क्रियान्वित हमारे नगर निगम क्षेत्र में किया जाएगा, टेकअप किया जाएगा। इसकी कार्य योजना सैंक्शनड है और भविष्य में इसको हम टेकअप करेंगे। शाहजहांपुर की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम विकास यात्रा की अनिवार्य शर्त है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना कुछ जो काम है वो चल रहा है? जी, नगर निगम शाहजहांपुर एक नवीन नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के कई कार्य किए जा रहे हैं, कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। सर्वप्रथम इसमें नगर निगम का ही मुख्य भवन है जो ककरा में बन रहा है, निर्माणाधीन है। जोनल कार्यालय बना है जो निर्मित हो चुका है भौतिक रूप से। इसके अतिरिक्त कई अन्य अवसंरचनाएं हैं जो बनाई जा रही हैं, जैसे कन्वेंशन सेंटर है जो 1500 कैपेसिटी का एक कन्वेंशन सेंटर है, जहां लोगों को बुलाया जा सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि किए जा सकते हैं, किसी की आवश्यकता पर उसको दिया जा सकता है। अर्बन फूड प्लाजा बनाया जा रहा है जहां पे 40 दुकानें निर्मित की जा रही हैं, जो हमारे ही क्षेत्र के लोगों को, जनता को, जो व्यापारी होंगे उनको आवंटित की जाएंगी। इसी प्रकार से जो नाली, सड़क इत्यादि की संरचनाएं हैं, ये सब राज्य सेक्टर योजना में की जा रही है। CM ग्रिड योजना अंतर्गत स्मार्ट रोड्स और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स जो सभी सुविधाओं से संपन्न होती हैं, जिसमें अंडरग्राउंड केबलिंग होती है, जो हमारे तार दिखते हैं सड़कों पर, सड़कों के ऊपर लटकते हुए, उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। सारी यूटिलिटीज़ उसमें अंडरग्राउंड होती हैं, जो एक मॉडर्न स्टेट की एक बहुत हाई क्लास एक रोड जिसको माना जाता है, वो CM ग्रिड रोड भी हमारे यहाँ चल रही है। एक ऑलमोस्ट निर्माणाधीन है, सेकंड फेज़ की गतिमान है, थर्ड फेज़ की कार्य योजना इसमें स्वीकृत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कई डायमेंशंस पर काम हो रहा है और आगे आप लोगों को और भी कार्य देखने को धरातल पर मिलेगा। शाहजहांपुर में शाहबाज और आसपास के इलाकों में कृषि ज़मीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग करने की जो कई घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। यानी अवैध निर्माण तो जो है वो होता ही रहता है, पर इसको नियंत्रित करने के लिए, रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी, अवैध निर्माण की जहाँ तक बात है, अपनी जो सरकारी संपत्ति है उसको बचाने का, उसको कब्जा मुक्त करने का कार्य एक प्राथमिकता का कार्य है। इसके लिए नगर निगम में एक प्रवर्तन टीम है, इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स ETF के नाम से जानी जाती है, और वह टीम हमेशा क्षेत्र में सक्रिय रहती है। जब भी इस तरह की अवैध कब्जे या अन्य माध्यमों से भूमि के खुर्द-बुर्द करने की या इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं, तत्काल टीम को भेजा जाता है और राजस्व और तहसील प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए ये सुनिश्चित किया जाता है कि इस तरह की शिकायतों का समुचित निस्तारण हो, कोई भी व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर कब्जा न कर पाए और हम अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखें। स्वच्छता और कचरा प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करी जाए तो शाहजहांपुर में इसको लेकर क्या काम चल रहा है? जी, शाहजहांपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत MRF सेंटर्स संचालित हैं। 6 MRF सेंटर्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक वेट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट खिलौली में संचालित है, जहाँ पर कूड़ा हमारे नगर से एकत्रित होके वहाँ जाता है। 130 टन प्रतिदिन का कूड़ा वहाँ पे उस प्लांट पर जाता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है, वहाँ से कंपोस्ट बनता है, CND वेस्ट अलग किया जाता है। इस प्रकार से कूड़े को सेग्रीगेट करके उसके बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था बनाई गई है। इसके अतिरिक्त हमारी टीम लगातार कार्यरत है क्षेत्र में। जो भी हमारे जोन्स हैं
उसमें सफाई व्यवस्था के लिए अलग अलग एजेंसी नामित है जो वहाँ पे सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराती है। शाहजहांपुर में ट्रैफिक जो है वो मनमाना है और इसको यहाँ जिसे जहाँ भी मन करता है वो वहाँ पर गाड़ी खड़ी कर देता है, और इसको लेकर क्या काम हो रहा है, क्योंकि बिगड़ा जो ट्रैफिक है वो सबसे ज़्यादा समय और पैसे की बर्बादी करता है। जी, ट्रैफिक प्रबंधन की एक समस्या है क्योंकि शाहजहांपुर एक पुराना शहर है। यहाँ की जितनी रोड्स और गलियाँ हैं बहुत नैरो हैं, और जो लोग हैं जो यहाँ पे खड़े होते हैं उनके रोज़ी रोटी से संबंधित ये प्रकरण हो जाता है, चाहे वो व्यापारी हों चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों। तो इसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम लोग चलते हैं। कई इसमें सुधार के लिए प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए हैं। मल्टी लेवल कार पार्किंग विभिन्न स्थानों पर बन रही है। प्लानिटोरियम के पास भी एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बन रही है, और एक हनुमत धाम के पास भी एक कार पार्किंग बनाई गई है। टेम्पररी कार पार्किंग व्यवस्था के लिए भी जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से समन्वय करके हम लोग इसमें प्रयासरत हैं कि एक बेहतर व्यवस्था हम नगर क्षेत्र में क्रियान्वित करें, और ये तभी संभव होगा जब नगर के सभी हमारे नागरिक जिम्मेदार होकर हमारा सहयोग भी इसमें करें। देखिए, अगर छोटे शहरों की बात की जाए तो एक जो सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि अनप्लान्ड होते हैं छोटे शहर, नालियों की, सीवर की समस्या, शाहजहांपुर में भी ये समस्या है। इसको दूर करने के लिए जो प्रयास है वो क्या किए जा रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के अंतर्गत ये है कि सबसे पहले यहाँ का मास्टर प्लान हर सिटी का बनना चाहिए। वो अभी प्रक्रिया गतिमान है। उसके अतिरिक्त जैसे नालियाँ, ड्रेनेज, इसको सही कराने के लिए हमारे यहाँ राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत विभिन्न नालियाँ स्वीकृत हुई हैं। सीवरेज और जल निकासी योजना के अंतर्गत भी नालियों का बनाने का कार्य योजना स्वीकृत की गई है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज में जो बड़े नाले होते हैं, प्राइमरी ड्रेन्स होते हैं जो हमारे नदियों तक जाते हैं, उनको बनाने की कार्य योजनाएँ विभिन्न स्थानों पर टेकअप की गई हैं नगर निगम के अंतर्गत, और भविष्य में इसमें बेहतर सुधार दिखेगा। सौम्या जी, एक और बड़ी दिक्कत है स्वच्छता की छोटे शहरों या कस्बों में, और ये इसलिए है क्योंकि लोग कहीं भी कचरा फेंक देने की जो आदत है वो पाले बैठे होते हैं। ग्रामीण इलाकों में जो स्वच्छता है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है? जी, मैं नगर क्षेत्र के बारे में आपको बेहतर बता पाऊंगी। ग्रामीण क्षेत्र में भी ये व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही होगी। हमारे पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से उनके भी सफाई कर्मी उस क्षेत्र में जाते होंगे। नगर निगम में जहाँ तक बात है, यहाँ पे नगर निगम क्षेत्र को 4 जोन्स में बांटा गया है, और उस जोन्स में अलग अलग एजेंसीज़ के माध्यम से सफाई कर्मी लगाए जाते हैं, जिनकी प्रतिदिन की ड्यूटी होती है, बीट होती है, उनको कहाँ पे साफ़ सफाई करनी है, कहाँ की नालियाँ साफ़ करनी है, इसकी पूरी एक रोस्टर के अनुसार उनकी ड्यूटी लगी है। उन लोगों के द्वारा इसमें कार्य किया जाता है। जो भी वेस्ट एकत्रित होता है उसको हमारे प्लांट्स पे भेजा जाता है सेग्रीगेशन, सॉर्टिंग और फाइनल डिस्पोजल के लिए। तो ये व्यवस्था यहाँ पे लगाई जा रही है। दूसरा एक यहाँ की व्यवस्था है जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन डिसेंट्रलाइज तरीके से हमारे वार्ड्स में समिति के माध्यम से किया जाता है। उन समितियों को हमने नगर निगम में पैनल या रजिस्टर किया हुआ है। वो समितियाँ अपने माध्यम से एक व्हीकल्स हम प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन वो समितियाँ अपने माध्यम से डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं, और उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारे प्लांट्स पर जाता है। जी, शाहजहांपुर का शहीद पार्क जो है वो वाकई शानदार है। मैं चाहूँगी यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं वो ज़ोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है वो बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। ऐसे और भी पार्क क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं जिससे युवा पीढ़ी जो है अपने इतिहास से जुड़ सके, उसके बारे में उसे जो जानकारी है वो मिल सके। जी, धन्यवाद, आपने अप्रिशिएट किया शहीद पार्क को। ये एक मॉडल पार्क हमारे नगर क्षेत्र में बना है, और इसी मानक पर इसी प्रकार हम लोग और भी पार्क टेकअप कर रहे हैं जो हमारे नगर क्षेत्र में है, और इनको शीघ्र ही आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। जो भी हमारे पार्क्स टेकअप हुए हैं उनको भविष्य में इसी मानक पर सुधारा जाएगा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सौम्या जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल धार्मिक पर्यटन को लेकर यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि शाहजहांपुर जो है प्राचीन शहर है और कई ऐसे भी मंदिर हैं जो कई 100 साल पुराने भी हैं, तो उसको लेकर क्या काम चल रहा है? जी, धार्मिक पर्यटन को जैसे आप बता रही हैं, एक पुराना शहर है, यहाँ हेरिटेज बहुत है। जो नगर निगम की खुद की बिल्डिंग है वो भी एक हेरिटेज बिल्डिंग है, जहाँ वर्तमान में नगर निगम बैठता है, यहाँ कार्मिक बैठते हैं। इस बिल्डिंग को म्यूज़ियम के तौर पे डेवलप करने का एक प्रस्ताव है, जिसको
जब हम शिफ्ट हो जाएंगे मुख्य भवन में तो इस बिल्डिंग को एक हेरिटेज बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के रूप में बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे कई पुरानी जो मंदिर हैं उनको टेकअप किया जाएगा। धर्मार्थ के अंतर्गत जो उनकी कनेक्टिविटी है उसको बेटर किया जाएगा। और जो हनुमत धाम है, यहाँ का प्रसिद्ध हनुमत धाम है, उसमें इंटरनली और उसको बेहतर करने के लिए भी हम लोग कई प्रोजेक्ट्स टेकअप कर रहे हैं। जो वहाँ की एरिया है उसको बेहतर बनाना और उसका सौंदर्यीकरण किया जाना, उसमें कुछ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से जो वेस्ट होता है मंदिर का ही, उसका बेहतर प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगाई जा सकती है। ये सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और शीघ्र ही इनको आपको देखने को मिलेंगे। सौम्या जी, आखिरी सवाल, कोई 3 काम ऐसे बता दीजिए जो अगर कर दिए जाएं तो शाहजहांपुर की जो विकास की रफ्तार है वो तेज़ हो जाएगी। देखिए, जहाँ नगर निगम की हम बात करते हैं तो सबसे पहले नगर निगम में पेयजल व्यवस्था आती है। प्रतिदिन हमारे पास पेयजल आपूर्ति को लेकर के कई समस्याएं आती हैं। तो पेयजल आपूर्ति, वाटर पाइपलाइन सभी जगह जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। इस पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत अमृत 1 और अमृत 2 के अंतर्गत अभी कार्य प्रोग्रेस में है। निश्चित तौर पर अभी थोड़ी सी परेशानी जनता को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाने के काम में सड़कों को खोदा जाता है, तो वो एक समस्या है। लेकिन भविष्य में ये एक बेहतर रिजल्ट देने के लिए अभी एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम लोगों के सामने आ रही है। हम प्रयास करेंगे कि इसको और बेहतर कराया जाए। इसके अतिरिक्त सीवरेज भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिए। यहाँ सेंट्रल जोन में सीवरेज का प्रोजेक्ट टेकअप किया गया है। एक 40 MLD का STP प्लांट इस्टेब्लिश्ड है, उसको हम क्रियान्वित करा रहे हैं। रिसेंटली नगर निगम ने उसको हैंडओवर लिया है और इसका प्रबंधन करेंगे और सीवरेज नेटवर्क पूरे सिटी में एक्सपैंड हो पाए और उसको हम क्रियान्वित करा पाएँ, ये एक फ्यूचर प्लान है। और इसके अतिरिक्त बेहतर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी नगर क्षेत्र की छवि इसी चीज़ से बनती है कि उसकी सड़कें कितनी साफ़ हैं, उसके गली मोहल्ले कितने साफ़ हैं, लोग उस सफाई से संतुष्ट हैं कि नहीं हैं। तो अभी इसमें और कार्य करने की ज़रूरत है। अभी आदर्श स्थिति से हम बहुत दूर हैं, लेकिन प्रयास जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी हमारे साथ बातचीत so करने much. के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आवाज़ दूंगा शाहजहांपुर के सुपर कॉप SP सिटी श्री देवेंद्र कुमार जी को। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। श्री देवेंद्र कुमार जी। सर, सबसे पहले एक पहल के लिए आपकी तारीफ करनी होगी। पुलिस बल की फिटनेस पर आप बहुत ध्यान दे रहे हैं, खुद भी फिट हैं। पुलिस लाइन परेड के निरीक्षण में गए और वहां पर आपने जवानों को दौड़ा दिया। थैंक यू दूरदर्शन फॉर दिस इनविटेशन। फिटनेस का मैम ऐसा है कि पुलिस विभाग का कोर काम ही आपका फील्ड का है, तो फिटनेस हमारे वो जैसे बोलते हैं कि DNA में ही है। अगर आपने यूनिफॉर्म पहनी है तो फिटनेस हैज़ टू बी योर प्रायोरिटी। और उसी चीज़ को हमने एक्सटेंड किया है कि पुलिस लाइन में जो ट्रेनिंग होती है वीकली फ्राइडे मॉर्निंग परेड में, तो उसमें सबकी फिटनेस जांची भी जाती है और ख़ुद को एक बेंचमार्क बना के उनको आगे भी प्रोसीड किया जाता है कि बाकी लोग भी अपना फिटनेस और सुधारें। चलिए सर, फिटनेस से अब ट्रैफिक पे आ जाते हैं। शाहजहांपुर की बात की जाए तो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। कहा जा सकता है कि सड़कों पर लोग जिस तरीके से गाड़ियां चलाते हैं, चालान भी खूब किए जा रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निजात पाने को लेकर यहाँ की जो पुलिस है वो क्या कर रही है? ट्रैफिक का शाहजहांपुर में अगर आप ट्रैफिक देखोगे तो आप 2 अलग अलग इसको डायमेंशन में डिवाइड कर सकते हो। एक सिटी का ट्रैफिक है जो मेन इशू है कि रोड पे कंजेशन का जो इशू आता है ट्रैफिक का, और दूसरा है जो आपके बाहर सिटी के बाहर जो ग्रामीण रोड NH पे ट्रैफिक है। तो इन दोनों में हमारी अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। और जो आपका मेन फोकस पॉइंट है जैसे हमारा भी है वो कैजुअलिटी वाला है कि डेथ कहाँ होती है। तो रोड सेफ्टी का एक CM सर का भी प्रोग्राम चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो ग्रामीण में या जो शहर से बाहर निकलने वाले रास्तों पे हैं इन पे हमारी रेगुलर चेकिंग होती है। हर थाने पे हमारी एक CC टीम बनी हुई है ट्रैफिक की डेडिकेटेड, एक सब इंस्पेक्टर और 4 लोगों के साथ, और CO साहब जाते हैं और 4-5 टीमें इकट्ठी होती हैं वो, और फिर वो एक जगह को एक रोड को अच्छी तरीके से पूरा स्कैन किया जाता है ताकि लोगों की हैबिट में इन्फोर्समेंट का एक कंपोनेंट होता है एक एजुकेशन वाला, तो उसको हमारी प्रायोरिटी पे रहता है कि इन्फोर्समेंट के साथ साथ लोगों को एजुकेट भी किया जाए। तो वो डायमेंशन हमारा उसमें बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और उसमें होपफुली अब आप आंकड़ों में भी इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट दिखेगी शाहजहांपुर में।
सर, शाहजहांपुर में अफीम की जो खेती है वो होती है और जाहिर तौर पर उसकी जो तस्करी है उसका काम भी चलता है। अब इस लिहाज से अपराध बढ़ने की भी जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस पर किस तरीके से नियंत्रण किया जा रहा है? जैसा आपने बताया कि शाहजहांपुर में अफीम की खेती बरेली बॉर्डर का जो एरिया है, मेनली बरेली हब है और शाहजहांपुर का थोड़ा एरिया उसमें टच होता है। इसी को देखते हुए शाहजहांपुर में वो जो बेल्ट है उसके अंदर हमारी डेडिकेटेड गश्त भी रहती हैं। हमने उन थानों को एक्स्ट्रा मैन पावर भी दे रखा है ताकि वो पिकेट लगा के उस एरियाज़ को सिक्योर कर पाएँ। लगातार कार्रवाई भी होती रहती है। अभी जैसे एक पीछे एक ट्रक पकड़ा गया था जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में कई क्विंटल ये कॉन्ट्राबैंड मिले थे, तो उसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट और पिट एंड डीपीएस जो लंबी कार्रवाई होती है कि लंबे टाइम जेल में रहें, वो सब किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन से भी पूरा कोऑर्डिनेशन में रहते हैं कि जो एक्चुअल वहाँ फार्मिंग कर रहा है उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो और उसमें कहीं भी लीकेज ना हो पाए। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि शाहजहांपुर जो है कानून व्यवस्था में अगर 75 जिलों की बात करें तो 11वें नंबर पर है। अब इसको थैंक यू। अब टॉप 5 में शामिल करने को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं? मैम, शाहजहांपुर अगर आप देखोगे पिछले 12 महीने का डाटा लेके तो हम फर्स्ट भी आए हैं, हम सेकंड भी रहे हैं। अभी कुछ टाइम से हम लोग टॉप 10 से बाहर हुए हैं। यूजुअली हम टॉप 10 में ही रहते हैं। इसका स्ट्रेटजी हमारा सिंपल है, जैसे कि हमारा गवर्नमेंट का भी मेन प्रायोरिटी है जन सुनवाई। अगर आपका जन सुनवाई का कंपोनेंट सबसे इफेक्टिव है, जो अभी हमारा टॉप प्रायोरिटी पे चल रहा है, उसके अलावा महिला अपराध है उन पे काम करना, अपराधियों पे बहुत अच्छा अभी काम हो रहा है। अभी आप इसी संडे को देखेंगे तो 84 अपराधी हमने गिरफ्तार किए हैं सैटरडे और संडे एक दिन में। तो ये जब पुलिस जब काम करती है तो वो आपको डाटा में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। उसके अलावा विवेचकों की ट्रेनिंग करवाना है, मैन पावर का जो क्वालिटी है उस पर बहुत इम्प्रूवमेंट अभी हम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आपको अगले 2-3 महीने में जरूर दिखेगा। सर, आपने महिला सुरक्षा पर बात की तो एक बड़ी शानदार पहल की है आप लोगों ने, दामिनी पहल महिलाओं से जुड़ी हुई है। जरा हम चाहेंगे कि इसके बारे में विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। दामिनी पहल जो है उसका कोर आइडिया अगर आप देखोगे तो मिशन शक्ति से आता है और ये आइडिया दामिनी का है कि आपको कन्वर्जेंस करना है, क्योंकि महिला शक्ति एक ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ पुलिस एक डिपार्टमेंट उस पर ज़्यादा नहीं कर सकता। तो पुलिस एक अपना कंपोनेंट कवर करती है, उसके अलावा जितने भी फंक्शनरी हैं, स्पेशली जो महिला फंक्शनरी हैं, आपके ग्रामीण लेवल पे हो सकते हैं, वो टीचर हो सकती हैं, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हो सकती हैं। उसके अलावा अगर आप एजुकेशन में चले जाइए, ये सारे डायमेंशन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया है। ऊपर सबसे ऊपर इसमें हमारी SPRA मैम है दीक्षा, वो इसको लीड कर रही हैं और उन्होंने उस कॉमन प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आए हैं ताकि एकदम बॉटम लेवल पे भी एक टीम एक कन्वर्जेंस बन के जाए और अगर उनके कोई ऐसे इश्यूज हैं जो सिर्फ पुलिस के नहीं है उनका भी उनका निदान हो पाए। तो इस डायमेंशन में हमें काफ़ी सक्सेस भी मिली है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। तो होपफुली हम इसको और अभी फ्यूचर में और एक्सटेंड करेंगे। सर, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनका पता नहीं लग पाता, महिलाएं आकर बता भी नहीं पाती हैं। अब वहाँ की महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध हो रहा है तो इसको फिर आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? मैम, महिला अपराध का अगर आप देखोगे तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव है। पहला डायमेंशन है अवेयरनेस, जिसमें दामिनी प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, मिशन शक्ति का जो पार्ट है, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल रहता है उसका कि उनको पता हो कि आपको अगर कोई अपराध हुआ है कैसे पुलिस को अप्रोच करना है। इसका सेकंड डायमेंशन आता है जब आप एक बार आपको पता है, बहुत बार 112 का कॉल आता है। अब हमारे जनपद में सर ने इंट्रोड्यूस किया है, SP सर ने, कि अगर 112 पे कोई भी कंप्लेन करेगी, स्पेशली अगर महिला ने कंप्लेन करी है, उसका रिटर्न में कंप्लेन आपको लेके ही आना है। आप मौके पे जो भी आप कंप्लेन दोगे एज इट इज़ वो थाने पे आके रजिस्टर में आपके एंट्री होगी ताकि उस पे कार्रवाई हो जाए और वो छूट ना जाए। कंप्लेन ये रहती है कि साहब हमने पुलिस बुलाई थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो वो जो शिकायत है महिलाओं की, अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी वो सिस्टम आ गया है। पिछले 15 दिन में बहुत शिकायतें आई हैं हमारे पास, 1000 से ऊपर कंप्लेंट्स आई हैं जो हमने डायरेक्ट एंट्री करवाई है थानों पे। तो अब वादी को नहीं घूमना है, महिला अगर कोई संपर्क करेगी उसको नहीं भटकना पड़ेगा, पुलिस आएगी आप तक। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसका आप पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे आने वाले टाइम में। सर, आजकल जो साइबर फ्रॉड है, साइबर क्राइम जो है वो बढ़ गया है और कहीं ना कहीं शाहजहांपुर की बात करें तो वो भी निशाने पर है। अब इसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? अवेयरनेस की बात करी जाए,
या प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? मैम आपने सही बताया, साइबर का अगर आप कंपैरेटिव देखोगे तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रहा है। मतलब अगर आप 2 साल पहले साइबर क्राइम अगर आप देखोगे तो 1-2 जनपद में होता था, अब डेली का एक साइबर क्राइम हमारे पास रोज का आता है। आज ही एक आया कि साहब क्रिप्टो और यूएस का ट्रांजैक्शन, जो यूएसडीटी का जो ट्रांजैक्शन का फ्रॉड आया है। तो ये जो आप पहले सिर्फ न्यूज़ में सुनते थे कि साहब कहीं बड़े शहरों में होता है, वो शाहजहाँपुर में हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट हैं शाहजहाँपुर में हो रहे हैं। लास्ट ईयर 1 करोड़ से ऊपर का डिजिटल अरेस्ट हुआ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है। उसके सापेक्ष हमने जो किया है वो सबसे पहले हमने मजबूत किया हमारी साइबर सेल को। तो साइबर सेल हमारी आज के दिन बहुत इफ़ेक्टिव है। जितने भी ऐसे केसेस आते हैं उनको प्रॉम्प्टली हम लोग डिस्कवर करते हैं, टारगेट करते हैं और एक्चुअल जो परपेचर है उसको पकड़ भी लिया जाता है हमारे द्वारा। इसको सेकंड इसका स्टेज है कि थाने लेवल पे भी हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि साइबर लेवल पे इसको हम थाने लेवल पे ही टैकल कर पाते हैं। तो जो आपके रूटीन इश्यूज आते हैं कि साहब पैसा कट गया, पता नहीं चला कैसे कट गया, अकाउंट ब्लॉक करवाना है, वो सारा काम थाने से होता है। लेकिन इसका अभी भी एक क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसमें हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, वो है अवेयरनेस का पार्ट। कि जैसे ही घटना होती है और उसमें रिपोर्टिंग में भी थोड़ा सा टाइम है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि वो वाला कंपोनेंट और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इन्फोर्समेंट हमारा है अच्छा, तो हम इसमें और आगे जाएंगे। लेकिन सर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पर थोड़ा डिजिटल अवेयरनेस को लेकर दिक्कतें आती होंगी, तो वो दिक्कतें कैसे दूर करते हैं? आखिर ग्रामीण लोगों को कैसे अवेयर किया जाए साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम को लेकर? हाँ मैम आपने सही बताया कि ये साइबर फ्रॉड अब लिमिटेड नहीं है, ना शहरों से ना शाहजहाँपुर से। तो इसका एक हमने एक सिंपल तरीका निकाला हुआ है कि हर थाने लेवल पे कम से कम जहाँ जहाँ महिला शक्ति की टीम जा रही है, दामिनी की टीम्स जा रही हैं, उनके साथ साइबर अवेयरनेस का भी एक कंपोनेंट रहे। उनको आप एकदम सिंपल तरीके में आपको समझाना पड़ेगा, एकदम बेसिक बेयर मिनिमम, कि भैया जैसे एक ऐड आता है, जैसे अभी रिंगटोन चल रही थी बहुत टाइम तक, OTP नहीं शेयर करना है तो नहीं शेयर करना है, आप कोई भी मांग ले। और ग्रामीण आदमी का ऐसा है कि एक बार अगर उसको बात समझ में आ गई कि मेरे को OTP नहीं देना है, वो नहीं देता। ATM का पिन कोई नहीं देता आज के दिन, कितना ही किसी से पूछ लो, बट OTP आज भी शेयर कर रहे हैं लोग। तो ये जो कैंपेन अभी ये चल रही है सरकार की तरफ से भी, हमारे यहाँ जनपद में भी काफ़ी एफर्ट हो रहे हैं इस पर। तो होपफुली अगले 1-2 महीने में इसका भी एक पॉजिटिव टर्न अराउंड देखने को मिलेगा। सर शाहजहाँपुर पुलिस जो है टेक्नोलॉजी का कितना प्रयोग कर रही है, या मैं ऐसे पूछ लूँ कि कितनी टेक सेवी है आपकी पुलिस? शाहजहाँपुर में पिछले 1 साल में हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं और पिछले 2 महीने में भी अगर आप देखोगे तो जैसे अभी होली का त्यौहार गया था, वो पूरा एकदम सर्वेलेंस, CCTV के सर्वेलेंस में हमारे द्वारा करवाया गया था। एक कंट्रोल रूम बना जनपद में। और अगर आप साइबर डायमेंशन की बात करोगे तो साइबर डायमेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग करवाना। तो उस कंपोनेंट पे बहुत फोकस किया गया है सरकार द्वारा भी, और हमने भी इसको बहुत प्रायोरिटाइज किया है कि ह्यूमन रिसोर्स अगर आपका ट्रेंड है, जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था अभी हमारे यहाँ पे, उसको हमने सॉल्व किया है। तो इसका अभी आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे पैसे रिकवर भी किए जाते हैं, बहुत पैसे रिटर्न किए जाते हैं। हर तीसरे दिन कोई न कोई 2 लाख, 5 लाख, 50,000, अभी मोबाइल हमने 170 मोबाइल रिटर्न किए हैं लोगों के। तो वो उसी का पार्ट है कि जो टेक्नोलॉजी है तो आनी चाहिए सिमुलेट, और उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो दोनों फ्रंट पे शाहजहाँपुर पुलिस अभी बहुत अच्छा है और इसी का आउटकम है कि हम टॉप 10 में बने रहते हैं। सर अभी हाल ही के दिनों में शाहजहाँपुर में काफ़ी एनकाउंटर्स हुए हैं, क्या अभी भी कोई ऑर्गेनाइज्ड जो क्राइम सिंडिकेट है वो मौजूद है शाहजहाँपुर में? ऐसा कोई बड़ा सिंडिकेट? इनकाउंटर्स की जहाँ तक बात है तो इनकाउंटर पुलिस हमेशा सेल्फ डिफेंस में ही करती है, वो कोई प्यूनिटिव या सज़ा देने का मेजर नहीं है पुलिस का। तो जैसे अभी शाहजहाँपुर में 2 महीने में 7 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ अपराधियों ने पुलिस पे फायरिंग की कोशिश की, पुलिस ने उनको न्यूट्रलाइज किया और 13 लोग गिरफ्तार भी किए गए। और लेकिन ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट रहता है कि अगर अपराधी पुलिस पे अटैक करे तभी हम फायरिंग करते हैं। और ऑर्गेनाइज क्राइम की जहाँ तक बात है, शाहजहाँपुर में अभी ऐसा कोई ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट हमें नहीं मिल रहा है जिस पे कुछ एक्शन की बारी हो, लेकिन हम लगातार विजिलेंट रहते हैं। हर कंप्लेन को उस एंगल से ज़रूर देखा जाता है कि इस कंप्लेन में अगर कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम का एलिमेंट हो तो उस पर हम प्रॉम्प्टली एक्शन ले सकें। सर शाहजहाँपुर में बच्चे जो हैं, खासतौर से छोटे बच्चे, वो अपराध की तरफ ना बढ़े, इसको लेकर भी क्या यहाँ की पुलिस कुछ कर रही है? बच्चों का साइबर क्राइम की तरफ इन जनरल अभी अगर आप क्राइम देखोगे
तो उसका इंट्रोडक्शन होता है आपकी कि कितना एक्सेस है आपको उस चीज़ का, कितना आप अवेयर हो कि ये चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डायमेंशन है कि डिजिटल एक्सेस आपको अगर पेरेंट्स दे रहे हैं तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने का, उसको हम कोशिश करते हैं अगर ऐसी कोई भी चीज़ हमें मिलती है हम कंटेंट रिमूवल वगैरह करवाते हैं। पेरेंट्स के साथ हमारी रेगुलर मीटिंग्स भी होती हैं, मंथली हर स्कूल में एक बार हमारी टीम जाती भी है, बच्चों को अवेयर भी किया जाता है। तो पेरेंट्स का भी इसमें हम चाहते हैं कि कोऑपरेशन मिले और मिलता भी है। बहुत लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं कि बच्चों को अवेयर किया जाए कि कौन सा एक्ट आपका है जो क्रिमिनल एलिमेंट में आता है और इसको जस्ट टू ग्लोरीफाई उस डायरेक्शन में ना जाए। सर पशु तस्करी जो है वो भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पर, और कई बार ऐसा होता है कि ये लोग पुलिस पर भी फायरिंग कर देते हैं। इससे किस तरीके से जो निपटने की तैयारी है वो की जा रही है? पशु तस्करी का अगर आप देखेंगे तो शाहजहाँपुर का जो पुआया एरिया, निगोही वा जो बेल्ट है पीलीभीत और खीरी के आसपास, वो एरिया अभी नहीं बट काफ़ी अगर 2020-22 के आसपास उस टाइम काफ़ी अफेक्टेड रहता था। पुलिस ने काफ़ी अच्छा एक्शन लिया और अभी हमारा सिस्टम इतना अच्छा डेवलप हो गया है कि अभी उस एरिया में हमने लगभग नलीफाई कर रखा है। पिछले 12 महीने का आप रिकॉर्ड उठाओगे तो बहुत अच्छी कार्रवाई। और इसके पीछे एक एफर्ट है कि हमारे पास पूरी मैपिंग है, क्या क्या हॉटस्पॉट्स हैं हमारी डेडिकेटेड पिकेट्स रहती हैं हर थाने पे, जनपद के एंट्री पॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ आपकी नहर या कोई सुनसान इलाका है जहाँ पहले कभी गोकशी हो चुकी है वहाँ हमारी पीआरवीज गश्त करती है। तो ये सब मैकेनिज्म्स हैं, इनको एकदम इफेक्टिवली हमने इम्प्लीमेंट किया है कि सीओ लेवल पे, एसएचओ लेवल पे रेगुलर इसकी मॉनिटरिंग होती है। और इसका आउटकम ये है कि शाहजहाँपुर कोई टाइम पे काफ़ी ज़्यादा क्राइम प्रोन था इन मामलों में, बट अभी हमने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। सर महिला वर्कफोर्स जो है वो यूपी की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात होती है उसमें भी आधी आबादी की हिस्सेदारी है। महिलाएं घर से निकले, फैक्ट्री, ऑफिस, कारखाने सुरक्षित तरीके से जा पाएँ, इसको लेकर यहाँ की पुलिस, हालांकि अभी हमने दामिनी पहल की बात की है, पर और भी क्या कुछ किया जा रहा है यहाँ पर? महिला सुरक्षा का देखिए सबसे सीधा लिंक इकोनॉमी से ये है कि महिला का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन तभी हो पाएगा जब वो पब्लिक स्पेस पे और जहाँ वो काम करने जा रही है दोनों स्पेस पे अगर वो अपने आप को सुरक्षित मानेगी। तो पब्लिक स्पेस पे उनको सुरक्षित करने के लिए ही जो मिशन शक्ति का जो पूरा प्रोग्राम है उसका कोर यही है कि पब्लिक प्लेस पे हर महिला सुरक्षित हो। इसके लिए महिलाओं रिक्रूट्स में आप देखेंगे कि लगभग 20,000 नई रिक्रूट्स महिलाएं भर्ती हुई हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड्स जनपद लेवल पे भी नहीं, थाने लेवल पे भी चलती हैं। अगर आपका कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, आपको हमेशा पुलिस मुस्तैद मिलेगी। महिलाओं के लिए अलग डायरेक्शन है कि सनसेट के बाद या कभी भी इन जनरल भी अगर महिला डिस्ट्रेस में 112 को कॉल करेगी तो महिलाओं को उनके गंतव्य तक छोड़ के आने का भी प्रोविज़न है आपको। अगर नाइट में कहीं आप अकेले कभी फंसे हो, वो प्रोविजंस हैं, वो एक्चुअल में वर्क करते हैं फील्ड में। तो पब्लिक प्लेसेस में आप देखोगे तो महिला का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बढ़ा है यूपी में। अब वो खतरे वाली बात नहीं है। प्राइवेट स्पेसेस में भी हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं कि आपका वर्क प्लेस है वो भी एकदम सेफ रहे ताकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन और ज़्यादा हो। सर पुलिस और आम जनता के बीच एक संवाद होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है जो आपस का रिलेशनशिप है। इसके लिए क्या काम हो रहा है कि जनता तक जो पहुंच है वो आसान हो सके? जी आपने सही कहा कि पुलिस के पास संपर्क में वही आता है जिसने कहीं न कहीं कुछ लॉ के अगेंस्ट गया हो। तो वो एक डायमेंशन पुलिस के हमारे अगेंस्ट में रहता है कि पुलिस के साथ आपका एक्सपोजर नेगेटिव डायमेंशन में ही होता है। उसी को सुधारने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि जहाँ पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ पुलिसिंग भी आपको मिले, जो सिक्योरिटी डायमेंशन है कि सिर्फ क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं है, हम सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है पुलिस आपका। तो अब अगर आप ट्रैफिक पुलिस का देखोगे तो वो उसका पूरा काम ही आपको फैसिलिटेट करने का है। फेस्टिवल पुलिसिंग जितनी होती है वो सारी आपको फैसिलिटेट करने की होती है। 112 का सारा कॉन्सेप्ट है कि आपको फैसिलिटी मिले, आपको परेशान ना होना पड़े। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है जन सुनवाई में जो होता है। आप कभी भी आइए। और पुलिस की तरफ से एक आउटरीच का मिशन शक्ति और बहुत अच्छा प्रोग्राम बन गया है ये कि पुलिस अब आउटरीच करती है कम्युनिटी के साथ में। जो कम्युनिटी पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी जगह बहुत पॉपुलर हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था, अब वो यूपी में भी और स्पेशली शाहजहाँपुर में भी स्लोली वो गांव और कस्बे लेवल तक पुलिस का पॉजिटिव डायमेंशन भी पहुंच रहा है सिर्फ क्रिमिनल के बजाय। तो उससे मेरे को लग रहा है कि पुलिस में थोड़ा कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा
और जब पुलिस में कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो पुलिस वाले का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ला पा रहा हूँ समाज में, अगर पॉजिटिव स्टोरीज सामने आती हैं तो उस पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम। ठीक है सर, स्मार्ट पुलिसिंग का एक रास्ता ये भी है कि जो दरोगा या इंस्पेक्टर या फिर जो कांस्टेबल हैं उनको विनम्र बनाया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर यही वो लोग हैं जो सीधे पब्लिक डीलिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कई स्तर पर इन थानों से ही जो मामले हैं वो रफा दफा कर दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार की भी जो चीज़ें वो सामने आती हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या किया जा रहा है सर? नहीं, आपने बहुत सही कहा कि आपका जो हमारा कटिंग एज है, जो हमारा सिपाही है, जो एसआई है, जो इंस्पेक्टर है, आदमी उन्हीं के संपर्क में आता है और 90% उन्हीं के संपर्क पे आके उसका ख़त्म हो जाता है सारा कम्युनिकेशन संवाद। तो इसका सबसे पहला तो है कि पब्लिक को एक एक्सेस दिया गया है, आप कभी भी एसपी ऑफिस में आके आप मिल सकते हैं, तो एक उसका एक बहुत बड़ा डिटरेंट इफेक्ट होता है। दूसरा, हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की है कि जन शिकायत में अगर आपकी कोई भी शिकायत है, जैसे अभी मैंने बताया 112 में आप शिकायत करो फ़ोन करके, वो आपका डॉक्यूमेंट होगा ही होगा। तो वो एक बहुत बड़ा डिटरेंट हो जाता है कि अगर आपकी शिकायत ऑन रिकॉर्ड है तो उस पर फिर कार्रवाई भी होगी। अभी आपने देखा भी होगा कि पुलिस, शाहजहाँपुर पुलिस में एसएचओ लेवल का और सीओ लेवल के अधिकारी भी रोज़ कम से कम एक मौके पे जा रहे हैं आईजीआरएस शिकायत के निस्तारण पे। तो ये जस्ट एक पब्लिक का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए है। इसका तीसरा डायमेंशन होता है सॉफ्ट स्किलिंग का, कि आपका स्टाफ है उसको भी ट्रेन किया जाए। तो ये अभी आपने कुंभ में देखा होगा, कुंभ में ये बहुत एक्सपेरिमेंटली किया गया था, बहुत पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिला है और उसको फिर जनपद लेवल पे यहाँ पे शाहजहाँपुर में एक्सटेंड किया हम लोगों ने। हमारी वीकली कार्यशालाएं होती हैं सर्कल वाइज और उनको बताया जाता है कि सॉफ्ट स्किल के क्या क्या डायमेंशन हैं जो आपको कवर करके रखने हैं। इसका आप धीरे धीरे अगर आप प्रभाव देखोगे तो आपको शाहजहाँपुर से ऐसी कंट्रोवर्सीज बहुत कम मिलेंगी कि पुलिस ने किसी के साथ कोई बदतमीजी करी है। तो इसका एक स्लोली इम्पैक्ट आता है, बट सॉफ्ट स्किल का है कि वो बिहेवियर में ट्रांसलेट होने में थोड़ा समय लगता है, तो वही थोड़ा लैग है। बाकी हमारी तैयारी पूरी है और ये आपको शाहजहाँपुर की पब्लिक भी धीरे धीरे आपको पॉजिटिव फीडबैक देगी। सर, अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए और खासतौर से हम शाहजहाँपुर की बात करें तो क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो आपको नजर आती हैं यहाँ पर? शाहजहाँपुर का मैम ऐसा है कि शाहजहाँपुर की पब्लिक बहुत सपोर्टिव हो और एज सच क्राइम का यहाँ कोई हॉटस्पॉट नेक्सस आपको नहीं मिलेगा। क्राइम पैटर्न यहाँ का ऐसा नहीं है। यहाँ कुछ एक जो चैलेंजेस जो हम एज ए पुलिस फेस करते हैं उसमें जैसे रोड सेफ्टी का हो गया। अभी हमारे बहुत अच्छे अच्छे रोड्स हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में बने हैं, नए एक्सप्रेसवेज भी शाहजहाँपुर में बने हैं, तो वो एक डायमेंशन है जो भी हमारा प्रायोरिटी पे चल रहा है। दूसरा, जैसे आपने बताया महिला शक्ति का, तो महिला शक्ति में जैसे हमारे सर एसपी सर हर मंडे को एक मीटिंग होती है जिसमें जितने भी महिला अपराध हैं उनमें कार्रवाई इफेक्टिवली हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो महिला अपराध में बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके कारण क्या है कि पूरी मशीनरी नीचे तक आपकी एक्टिव हो जाती है। और उसके अलावा एक साइबर का डायमेंशन है जिसमें शाहजहाँपुर में थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू है, उस पर हम लोग अभी लगातार काम कर रहे हैं। सर, कई जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो जारी किए गए हैं महिलाओं को लेकर भी और आम लोगों के लिए भी। हम चाहे 1090 की बात करें, 112 की बात करें, आप वहाँ पर कॉल तो कर देते हैं, लेकिन जो क्विक एक्शन है वो देखा जाता है कई मामलों में नहीं होता है। वो एक्शन भी क्विक हो, उसके लिए क्या जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? मैम, आपने सही बताया कि हेल्पलाइन नंबर एक बहुत बड़ा एक्सेस और एक एम्पावरमेंट भी है इन द सेंस कि आपके एक फ़ोन कॉल पे यूपी में आप कहीं भी हो, शाहजहाँपुर का जैसे मैं रिस्पांस टाइम अगर आपको फैक्चुअली बताऊं तो 7 मिनट है। 7 मिनट के अंदर अंदर पीआरवी पहुंचेगी ऑन एवरेज। मैक्सिमम टाइम लगता है 15 मिनट। तो 15 मिनट पे आप जब भी फ़ोन करोगे पुलिस आएगी ही आएगी। वो कंपलसरी है उनके लिए आना, वो आएगी। अभी हमारे यहाँ ये कंपलसरी हो गया कि वो तहरीर लेगी आपसे, जो आपकी समस्या आप लिख के दीजिए, वो कंपलसरी है उसको लिख के लाना। वो थाने पे जाएगी और उसकी जांच कंपलसरीली 3 दिन में ख़त्म करनी है, जो भी उसके सिपाही हैं, दरोगा हैं, जो भी हैं। तो ये अगर जैसे ही सिस्टम होता है इसका भी लगातार हम लोग खुद मॉनिटरिंग करते हैं वीकली, जैसे मैं और एसपीआर मैम हमारे एरियाज़ में, कि ये सिस्टम कितना इफेक्टिवली चल रहा है। तो जैसे जैसे इस सिस्टम की आउटरीच बढ़ रही है, लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि पुलिस को आउटरीच करें। ऐसा ही साइबर का केस है। साइबर के केस में अगर आपने कंप्लेन करी और अगर आपको पैसे वापस मिलते हुए दिखते हैं, इसको हम बहुत पॉजिटिवली प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर आदमी का भी कॉन्फिडेंस रहता है कि भैया मेरा पैसा कटा है, मैं 1930 में गया, मैंने कंप्लेन करी, साइबर डेस्क पे जाके कंप्लेन करी, पैसा मिला मुझे।
तो वो वाली सक्सेस स्टोरीज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन हेल्पलाइंस को एक्सेस करें, और इनके पीछे का जो सिस्टम है वो हमारा पूरा रोबस्ट है, और मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि उसमें कोई शिकायत हमारी तरफ से नहीं आएगी। सर अभी भी देखते हैं कि जब कभी कोई अपराध हो जाता है और अगर उस अपराध की जानकारी पुलिस तक पहुंचानी है तो लोग डरते हैं कि हम अगर पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमें ही परेशान करने लगेगी। ये जो हेजिटेशन है या पुलिस तक जाने की जो बात है, इसको कैसे लोगों को अवेयर किया जा सकता है, या इसके लिए कोई प्रोग्राम चलाया जा सकता है, या कोई ऐसा तरीका हो जहां पर आप अपराधी के बारे में बता भी दें, आप भी सुरक्षित रहें, पुलिस की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाए? हाँ मैम, ये आपका जो पहले पॉइंट था कि पुलिस का एक कनेक्ट नहीं बिल्डअप हो पा रहा है, पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि पुलिस के पास जाएंगे तो हमारी मदद करेगा। पुलिस आदमी का लास्ट रिजॉर्ट होता है मैक्सिमम केसेस में, कि अगर कुछ नहीं बचा है आपको, अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशंस में जैसे ही होते हो तो पुलिस आपको एज ए फ्रेंड लगती है हमेशा ही, डिस्ट्रेस में जब आप होते हो। लेकिन लोगों की कंप्लेन ये होती है कि साहब जब वो इमरजेंसी पास ऑन हो गई तो फिर पुलिस का हमसे संवाद या कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं रहता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। स्पेशली अगर आपका केस रजिस्टर होना है या रजिस्टर हो चुका है, उसके बाद उसमें इफेक्टिव कार्रवाई करनी है, तो ये कंप्लेन एक पुलिस से इन जनरल रहती है। और इसी का सॉल्यूशन करने के लिए अभी आपको बहुत सारे मैकेनिज्म्स मैंने आपको भी बताए हैं, उनमें सबसे इफेक्टिव होता है कि अगर आपकी विवेचना अगर आपने लिख दी है, एक बार केस लिख दिया है, उसकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग। तो शाहजहाँपुर में अभी अगर आप देखोगे तो 90% केसेस जो हमने लिखे हैं मारपीट या जो कम धाराओं के हैं 10 साल से कम तक के, उनमें 90% से ऊपर केसेस में हम लोग 1 महीने 40 दिन में ख़त्म हो जा रही है विवेचनाएं और कोर्ट में चली जा रही है वो। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि पब्लिक को पता हो कि अगर मैंने पुलिस को कोई कार्रवाई के लिए कहा है तो पुलिस इफेक्टिवली कार्रवाई कर रही है। उसी का डायमेंशन है कि आप अरेस्ट देखिए पुलिस के द्वारा किए हुए, पिछले वीकेंड 84 हैं, उससे पहले 67 लोग अरेस्ट हुए हैं। हर वीक पे इतने अपराधी पुलिस जेल भेज रही है। तो ये जब डायमेंशन आप एक साथ कंबाइन करके देखोगे कि अगर आपकी शिकायत है 112 पे आपकी एप्लीकेशन ली जाएगी, एफआईआर तुरंत लिखी जाएगी, आपकी अरेस्ट होगा तुरंत उसकी विवेचना का निस्तारण किया जाएगा और जो सही होगा एविडेंस के साथ किया जाएगा। तो ये सारा जब आप क्यूमुलेटिवली देखते हो तो स्लोली पब्लिक का कॉन्फिडेंस पुलिस में डेवलप होता है, और इसका आउटकम भी आप देख सकते हो शाहजहाँपुर में भी कि लोगों का एक पुलिस के प्रति नेगेटिव एस्पेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, और आउटरीच का जो प्रोग्राम है हमारा वो भी इसमें काफ़ी हेल्प कर रहा है, इंक्लूडिंग हमारा मिशन शक्ति और दामिनी प्रोग्राम। सर जब भी महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होता है तो महिलाएं पुलिस तक आने में डरती हैं, कई बार जो मामले हैं वो दबा दिए जाते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये हम अक्सर देखते हैं। महिलाएं आगे बढ़कर आएँ या उनके जो परिवार वाले हैं पुलिस तक जानकारी पहुंचे, क्योंकि एक्शन भी तभी लिया जा सकता है जब आप तक जानकारी पहुंचेगी। क्या इसको भी लेकर कोई पहल की जा रही है पुलिस की तरफ से? जी बिल्कुल, महिला अपराध पुलिस की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और इसका अगर आप एक चीज़, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि महिला हेल्प डेस्क हर थाने पे होती है, और उस महिला डेस्क में शाहजहाँपुर में आप किसी भी महिला हेल्प डेस्क पे चले जाओ, उसके साथ में एक बाल मित्र केंद्र यानी क्रैच रूम टाइप का बना हुआ है, तो और उसी के अंदर आपके सारे जितने महिला रिलेटेड अपराध हैं वो सारे उसी हेल्प डेस्क पे सुने जाएंगे। अगर कोई छोटा बच्चा, कोई महिला, अगर ऐसी कोई इशू है, एक अलग से सेपरेट रूम दिया हुआ है उन लोगों के लिए, अगर दे नीड एनी, अगर कोई सपोर्ट या कुछ भी उनको चाहिए, और वो 24/7 काम करता है। आपकी पूरी शिफ्ट में ड्यूटियां चलती हैं, क्रैच रूम भी बना हुआ है, अगर कोई बच्चा वगैरह साथ में उसको रेस्ट करना है उसके लिए भी। तो ये सारी हमारी SOPs हैं। शाहजहाँपुर आई थिंक वन ऑफ दी फर्स्ट जिला होगा पूरे शाहजहाँपुर में जहाँ हर थाने में क्रैच रूम हमने बना दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं कि महिलाओं की हेल्प के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमने बनाए हुए हैं। महिला हेल्प डेस्क का प्रचार करने के लिए मिशन शक्ति में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है, और कोशिश की जाती है कि सब लोग महिला हेल्प डेस्क का नंबर चला जाए गांव लेवल पे। हम पोस्टर भी वहां तक पहुंचाते हैं, डिजिटल माध्यम से भी एक प्रचार किया जाता है कि आप सीधा महिला हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं अगर आपका महिला संबंधी कोई भी अपराध हो। और महिला को अगर कभी भी आपको थाने पे आना है, संपर्क करना है, तो आपको महिलाएं ही मिलेंगी हेल्प डेस्क पे, जिनसे आप अपनी बात अच्छे से बता सकते हो, संपर्क कर सकते हो उनसे, और उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो एकदम प्रॉम्प्टली होती है। तो ये एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, और अगर इसका अवेयरनेस का जो कंपोनेंट है उस पर हम लोग और फोकस कर रहे हैं, और दामिनी उसी का एक मेन कंपोनेंट था कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एकदम ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए।
तो एक स्कूल्स उसका एक चैनल है और दूसरा चैनल है हमारे जो पब्लिक फंक्शनरीज हैं वो दामिनी के माध्यम से उनके थ्रू भी इस चीज़ को एकदम ग्राउंड लेवल पे उतारा जाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ट्रिलियन ट्रैकर के शाहजहांपुर के इस एपिसोड में बस इतना ही। ट्रिलियन ट्रैकर के अगले एपिसोड में यूपी के किसी और जिले में आपसे फिर से मुलाकात होगी।